लेन देन की तरफ से, जो हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ये हम लोग का बहुत मानना है कि ये आगे जाके ये कैटेगरी बहुत बड़ी कैटेगरी बनेगी, और जो फिक्स्ड इनकम में हम लोग के पास ऑप्शंस की कमी है एज फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो ये कैटेगरी बहुत हद तक इसको भरेगी, और बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। तो बिफोर मैं शुरू करता हूँ P2P के बारे में दीपक जी के साथ, मैं आप लोग से एक ऐसी एनालॉजी ड्रॉ करना चाहूंगा कि कोविड से पहले अगर आप देखिए जिस तरीके से हम लोग पेमेंट्स कर रहे थे, वो हम लोग बेसिकली कैश में हम लोग पेमेंट्स करते थे। करेक्ट? आप लोग सभी एग्री करेंगे। हम लोग कहीं भी, चाहे बड़ी से बड़ी दुकान में जाएं, चाहे छोटी सी छोटी दुकान में जाएं, हम लोग कैश में पेमेंट करते थे। और जैसे ही हम उनको अपना डेबिट कार्ड देते थे या क्रेडिट कार्ड कहते थे, वो कहते थे कि सर 1.5% या 2% एक्स्ट्रा लगेगा। हम लोग जाते थे चुपचाप से, एटीएम से पैसे विड्रॉ करते थे और उनको दे देते थे, क्योंकि वो मुझे 2% एक्स्ट्रा नीचे चाहिए होता था। और अगर चेंज की प्रॉब्लम होती थी तो हम लोग को टॉफियां मिल जाती थी। तो लेकिन आज का वक्त थोड़ा डिफरेंट हो गया है। जब से कोविड आया, जिस तरीके से लोग पेमेंट करना शुरू कर दिए, वो हो गया है यूपीआई। यूपीआई हैज बीन अ बिग डिफरेंशिएटर इन दैट एंटायर स्कीम। तो हम लोग जो वर्किंग क्लास हैं, जो सैलरीड हैं, हम सबके पास एक अपना बैंक अकाउंट है, फॉर्म 16 है, जिसके बेसिस पे हम प्रूव कर सकते हैं कि हर महीने हमारे पास इतनी तनख्वाह आती है। लेकिन आप ये बताइए, अभी तक ऐसा कुछ है कि चाहे वो बड़ी फार्मा की दुकान हो, चाहे बहुत बड़ा वो आपका वो पंसारी हो, या फिर आपका वो जनरल स्टोर हो जो आपके घर के बगल में हो, या फिर वो ऑटो वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो फल वाला हो, वो अब तक कैसे प्रूव कर सकता था कि मेरी कितनी सैलरी है, या मेरा बिजनेस टर्न अराउंड कितना है? और अगर वो प्रूव ही नहीं कर सकता तो उसको लोन कैसे मिलेगा? लेकिन यूपीआई ने एक बहुत बड़ी चीज की है कि इन सब का पैसा, अब जब हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, चाहे वो किसी फार्मेसी में जाए हम लोग, चाहे वो किसी रिक्शे वाले के पास जाएं, चाहे वो हम लोग एक जनरल स्टोर में जाएं, चाहे वो उबर का पेमेंट हो, टैक्सी वाले का, सभी का पेमेंट हम लोग यूपीआई के माध्यम से जनरली कर रहे हैं। उससे क्या हुआ है कि उससे एक रिकॉर्ड आ गया है सभी का, सबका एक और आशीष दोनों सिंह आशीष रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू पुट देयर फोन ऑन म्यूट। ले लेते थे, जाते थे तो हम लातेहार से ले लेते थे छोटू लोग को। गडकरी जी के हम मिला दिए तो ये लोग भी थोड़ा ऊर्जान्वित हो गया, तस्वीर लेके जाता था। श्वेतांक को सर यू आर ऑन म्यूट। मैं सुनाई दे रहा हूँ? यस सर। सो जो मैं कह रहा था कि अब यूपीआई आने की वजह से जो दो बहुत बड़ी चीजें हुई हैं, एक के सबका एक बैंक अकाउंट में कितना उनकी डेली सेल्स है वो दिख रहा है, जिसके बेसिस पे उनको लोन दिया जा सकता है, उनकी क्रेडिट वर्दिनेस पता लगाई जा सकती है। और दूसरा कि अभी तक जो कैश इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग सिस्टम में नहीं घूम रहा था, वो बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है। पॉइंट नंबर एक। दूसरा, अगर हम लोग समझें कि हम लोग पैसा जनरली जो फिक्स्ड इनकम वाला होता है या डेट वाला होता है, कहाँ पार्क करते हैं? हम लोग जनरली बैंक्स में पार्क करते हैं। और हम लोग बैंक्स का कैसे एक वर्किंग का नजरिया है, आप वो समझिए कि बैंक्स क्या करते हैं, हम लोग से पैसा लेते हैं, वो चाहे करंट अकाउंट में हो, चाहे सेविंग्स अकाउंट में हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट्स हो, या फिर वो अलग अलग पेपर्स अपने मार्केट में इशू करते हैं जिससे वो बोरोइंग करते हैं। इससे इन लोगों की एक एवरेज बोरोइंग कॉस्ट आती है, वो लगभग आप मानिए, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, मानिए 6-6.5%। ठीक है? और फिर ये लोग वही पैसा जो हम लोग से सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और बाकी तरीकों से जो ये लोग इकट्ठा करते हैं, उसी को ये लोग आगे लोन देते हैं। लोन जब देते हैं तो वहां पे वो एक स्प्रेड पे देते हैं, जिसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो अगर आप देखिए इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक्स का है, वो लगभग 2.5% का है।
तो हमसे पैसे लेते हैं और आगे कार लोन के रूप में या फिर होम लोन के रूप में या पर्सनल लोन के रूप में या क्रेडिट कार्ड के रूप में अलग अलग रूपों में वो आगे पैसे देते हैं। अब इसमें दो तरीके की लेंडिंग्स बैंक करती है, एक होती है टू इंडिविजुअल्स, हम आप, और दूसरा होती है टू कॉर्पोरेट्स। तो अगर आप देखिए तो जो कॉर्पोरेट को जो लेंडिंग की जाती है उसको ज्यादा रिस्की माना जाता है, क्योंकि वहां पे एनपीएस ज्यादा होते हैं, लगभग 5 से, माने डिपेंडिंग अपॉन कौन से बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं, 2.5% से लेके 6.5% तक कॉर्पोरेट के एनपीएस हैं। लेकिन जिस स्पेस को बहुत सेफ माना जाता है वो स्पेस होती है इंडिविजुअल लैंडिंग, हम आपको, क्योंकि हम आपका अगर हम लोग डिफॉल्ट करते हैं तो हम लोग का सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, और अगर हमारा सिबिल स्कोर खराब हो गया या अगर हम डिफॉल्टर हम डिक्लेयर कर दिए गए सिबिल के ऊपर, तो हम लोग को पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम से या फाइनेंशियल सिस्टम से 1 रुपए का कहीं पे भी लोन नहीं मिलेगा। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप देखिए बैंक्स ने पैसा बोरो किया, आगे लेंड किया। बैंक्स के साथ एक शॉर्टकमिंग ये है, बिकॉज वो आरबीआई की जो रेगुलेटरी वो है आपकी रिक्वायरमेंट्स, उसके अंदर होता है कि अगर वो 100 रुपए बोरो कर रहे हैं मार्केट से तो वो पूरा 100 रुपए नहीं लगा सकते, उनको सीआरआर और एसएलआर की रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है। जो पैसा वो नहीं जो है लेंड कर सकते हैं, वो पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बाकी सारे चीजों में लगा दिया जाता है। सो जो अल्टीमेटली जो वो करते हैं, लगभग जो है 20 से 25% अलग अलग वक्त के ऊपर अलग अलग होता है, तो लगभग 20 से 25% ऐसा पैसा होता है बैंक्स का जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए उनको पार करना पड़ता है, और बाकी ही पैसा जो है वो लेंड कर पाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो बैंक्स का है, एंड विच इज अ वेरी कॉस्ट हेवी मॉडल, विच इज अ वेरी कॉस्ट हेवी मॉडल, क्योंकि उसके अंदर ब्रांचेस खोलनी पड़ती हैं, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज रखना पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। इस वजह से जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, और या मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मैं कहूं, तो बैंक्स की लगभग 2.5% होती है। तो P2P एक ऐसा ही और देखिए, जो इंडिया में जो लोन की रिक्वायरमेंट है या फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है, वो अलग अलग किस्म की है, और आरबीआई ने बहुत कोशिश की कि बैंकिंग सिस्टम और एनबीएफसीज वो सारा पूरा कर पाए। लेकिन आप देखिए, आप एनबीएफसीज आ रही हैं, उसके अलावा अगर आप देखिए गाँव छोटे शिवराज साहब, काफी अगर आप देखिए तो आरबीआई ने बहुत कोशिश की एनबीएफसीज, माइक्रो एनबीएफसीज और सबको खोल के, ताकि हर जगह हर की रिक्वायरमेंट, बोरोइंग रिक्वायरमेंट के लिए एक सोल्यूशन हो, लेकिन वो काफी हद तक पूरा नहीं हो पाया। और जब P2P लॉन्च हुआ, Kashish, I think so you'll have to intervene here. So anyhow, so जब P2P लॉन्च हुआ तो ये प्रॉब्लम देखी गई, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म था जो आईटी एनेबल्ड है, और जो हमारी सरकार ने जो काम किया है कि इंटरनेट एक्सेस सबको मिले और फोन की सेवाएं सबको मिले, उसकी वजह से ये चीज बहुत हर एक आदमी के पास पहुंची है। सो P2P एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके वो लोगों को क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दोनों दे रहा है, क्योंकि एक जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इंडिया में क्रेडिट की, वो है शॉर्ट लोन्स एंड स्मॉल अमाउंट की, जो बैंक्स और बाकी एनबीएफसी पूरा नहीं कर पा रहे। तो मैं यहीं पे दीपक जी से कुछ सवाल पूछूंगा, और आई रिक्वेस्ट दीपक जी टू हेल्प मी ऑन दैट। तो दीपक जी, P2P अगर मैं देखूं, मैंने हम लोग ने काफी बार ये डिस्कशंस किए हैं, बट P2P देखूं तो बेसिकली P2P का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि मैंने एक एनालॉजी भी ड्रॉ करी है बैंकिंग के साथ, अगर आप उसको लेके आप चल सकें। और सबसे ज्यादा जो हमारे जितने भी यहाँ पे हमारे पार्टनर्स हैं, वो सबसे बड़ा जो उनका सवाल है कि ये सेफ है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वही मैटर करता है। तो वो भी हम लोग आगे जाके बात करेंगे। तो अगर पहले आप ये बता सके कि P2P कैसे काम करता है
और कैसे यहाँ पे सेफ्टी मैकेनिज्म्स आरबीआई ने अलग अलग किए हैं ताकि जो निवेशक हैं उनका पैसा सेफ रहे। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इवेंट्स हुए हैं, बड़े बड़े एफडीज ने डिफॉल्ट किया है, तो लोगों के दिल में जो सबसे बड़ी हिचक है P2P की तरफ आने की, वो शायद यही है। सो प्लीज दीपक। थैंक यू फरहाद सर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं सेंट्रिसिटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमको अपॉर्चुनिटी दी है आप लोगों के सामने P2P का एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, और उसको एक तरीके से ये हम मार्केट और इसको जो कंट्रीब्यूशन है इस स्पेस का, उसमें ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और इट इज़ बेसिकली अवेयरनेस काइंड ऑफ थिंग व्हाट वी आर डूइंग। एंड जैसे अभी फराज सर ने बोला कि हम लोग बढ़ते जाएंगे और चीज़ें डेवलप होती रही हैं पीछे से, और उसमें फिर आरबीआई ने कैसे इसको रेगुलेट करके सेफ्टी वाला जो मैकेनिज्म है जो बैंक की एनालॉजी के साथ बोला गया। अब उस चीज पे फराज सर, इसमें देखिए आरबीआई इज अ रेगुलेटर। हाँ हाँ प्लीज कंटिन्यू दीपक। तो आरबीआई इज अ रेगुलेटर, तो किसी भी हमारे फाइनेंशियल जो भी हमारे देश में कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज चलती हैं या कोई भी मतलब सिक्योरिटीज मार्केट है या इंश्योरेंस मार्केट है, तो देयर आर रेगुलेटर्स अराउंड अस। तो इनका फोरमोस्ट जो एजेंडा होता है या वाई उनका एग्जिस्टेंस क्यों है, वो एग्जिस्टेंस इसलिए है कि दे हैव टू मेक श्योर, उनको एक देखना होता है कि कोई भी चीज सही तरीके से काम कर रही है। इट्स जस्ट दैट राइट काइंड ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस हैज टू बी देयर, और उसी वजह से ये सारे रेगुलेटर्स सारी चीजें करते हैं। नहीं तो क्या है कि आम जनता या कंपनीज क्या है, वो अपने तरीके से काम करने लगेंगे और पूरे एक सिस्टम में एक रिस्क क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। तो आरबीआई ने मैं अगर एक ना अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, उसमें थोड़ा सा एक इन्फोग्राफिकली उसमें एक्सप्लेन्ड है कि कैसे आरबीआई ने जो एक मैकेनिज्म डिराइव किया जिसके थ्रू ये सारा पैसे का जो मनी फ्लो होगा, कि पैसा एक जगह से आएगा और दूसरी जगह जाएगा, फिर वो पूरा उसका लूप कैसे बनेगा बोल के उन्होंने वो चीज बताई थी, गाइडलाइंस में अपने ये चीज रखी थी सामने। तो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन एक बार। तो जब तक हरीश अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मैं देखिए फिर से आप लोग से, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि आज हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बेझिझक इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग एज फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़े जो है आराम से कह देते हैं कि सर अगर आप 5 साल प्लस या 10 साल प्लस अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो इक्विटी से आपको 12 से 15% रिटर्न मिलेगी। बट हमेशा से ऐसा नहीं था। हम लोग ने वो वक्त भी देखा है जब म्यूचुअल फंड को जो जैसे आज P2P के लिए सवाल उठ रहे हैं, ऐसे ही म्यूचुअल फंड के लिए सवाल उठते थे कि ये सेफ है कि नहीं, पैसा लेके भाग के नहीं जाएंगे, यहाँ तो पैसा डूब जाता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हम लोग ने एक्सपीरियंस किया कि म्यूचुअल फंड की बिल्ड बहुत ही अच्छी, क्योंकि एक बहुत अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हल्के हल्के लोगों को समझ में आया। तो जो एक्चुअल ग्रोथ हुई है इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, वो लगभग 2015 के बाद ही हुई है। तो आज हम 50 लाख करोड़ प्लस की बात करें तो उसके बाद ही हुई है। हरीश प्लीज, सॉरी। तो ये फराज जी, जैसे मेरा स्क्रीन शायद आपको दिख रहा होगा, अगर उस पे आप देख पा रहे हैं, तो उसमें एक ये बाकी सारे पार्टनर क्लाइंट हैं आपके। हाँ यस। तो एवरीबडी इज एबल टू व्यू, सब देख पा रहे हैं जो मेरी स्क्रीन अभी सामने है आपकी। तो इसमें जो ये हमने पहला ही रिस्क जो चीज यहाँ पर को हम जिसको हम बोलते हैं, वो आरबीआई ने बैंकिंग से रिलेटेड और पैसे की सेफ्टी के रिलेटेड उन्होंने उसको केटर करने की कोशिश करी। अब आरबीआई ने क्या किया, जब 2017 में जब लाइसेंस देने के लिए उन्होंने एक कंसल्टिंग पेपर निकाला था P2P के रिगार्डिंग, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुनिया भर की P2P कंपनीज और जो भी वर्ल्ड ओवर दुनिया भर में जो भी ऑनलाइन लेंडिंग, जिसको बाहर क्राउड फंडिंग के नाम से भी बोलते थे, इन सबको उन्होंने देखा कौन सी चीज कहाँ पर को सुधर सकती है, कौन सी चीज ने कहाँ पर क्या इम्पैक्ट किया है, वो सारा कुछ उसमें स्टडी करके ही आरबीआई ने उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया था। तो जो पहला जो उनका कंसर्न था वो ये था कि पैसे की सेफ्टी कैसे करनी है। जो पैसे की सेफ्टी के लिए आरबीआई ने क्या बोला कि एक ट्रस्टी अपॉइंट करा जाएगा जो कि बैंक होगा, और उस ट्रस्टी क्या करेगा, वो बैंक एक एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म बनाएगा।
तो उन्होंने सबसे पहला ही इसमें एक चीज बोल दी कि पैसे को हम एक जो हमारे देश में सबसे फुल प्रूफ, सबसे जो सेफेस्ट वे है ट्रांजैक्शन करने का, जो एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म हम जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू होगा। अब मैं ये एक बार थोड़ा सा एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म क्या होता है इसके ऊपर मैं थोड़ी सी लाइट डालना चाहूंगा थोड़ी सी। इसी की तरफ से आती है, तो एस्क्रो अकाउंट क्या होता है और क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे हम ये देख पा रहे हैं इसमें कि हमारे पास जो एस्क्रो अकाउंट है, यहाँ पर आईसीआईसी बैंक ट्रस्टी में लिखा हुआ है। तो आरबीआई ने क्या बोला कि देखिए क्या होता है जब आप एस्क्रो अकाउंट बनाएंगे, नॉर्मली बैंकिंग में हमारे ऐसा होता है कि जब कोई पार्टीज हैं, दो पार्टीज अगर ट्रांजेक्शन कर रही है या कोई भी बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही है और बैंक को उसका ट्रस्टी बनाया जाए, तो ट्रस्टी क्या करता है, जितनी भी पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व है, सपोज हमारे P2P में एक बोरोवर साइड है, एक लेंडर साइड है और एक P2P प्लेटफॉर्म है, तो इन सब के बीच में अगर सीमलेसली, अगर बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गड़बड़ के कोई ट्रांजैक्शन होनी है, तो वो बैंक उसको ओवरसी करेगा। अब बैंक उसको ओवरसी करता है तो कैसे, उसके पास खाली इंस्ट्रक्शंस जाते हैं और एक प्री डिसाइडेड नॉर्म्स होते हैं या प्री डिसाइडेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस ट्रांजैक्शन के। जब वो पूरा फुलफिल होता है तब जाके वो ट्रांजैक्शन फुली एग्जीक्यूट की जाती है। तो एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म में एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हम बोलते हैं बेसिकली, जिसमें बैंक उसको ओवरसी करता है कि दोनों पार्टीज या जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उन सब की जो भी कंडीशंस थी वो फुलफिल हो रही हैं, तभी जाके वो ट्रांजैक्शन होगी, नहीं तो वो नहीं होगी। तो सरल भाषा ये में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे जो ये बैंक है या जो ट्रस्टी है, वो ये देखता है कि तो पैसा जो भी इसमें आ रहा है या इससे आगे जा रहा है, वो एक ऑब्जेक्टिव के लिए ही यूज किया जा रहा है। उस ऑब्जेक्टिव को अगर वो नहीं मीट कर रहा है इंस्ट्रक्शन, तो वो उसको नहीं एक्नॉलेज करेगा। तो मैं एग्जाम्पल अगर मैं देखूं और बताइएगा अगर मैं सही हूं या गलत, कि जो मानिए लेन देन के जो भी ओनर है, उनको बहुत एक अच्छा लगा घर जो गोवा के बीच साइड में है, और उन्होंने कहा मैं इस अकाउंट से चेक काट देता हूँ घर खरीदने के लिए, तो क्या वो अप्रूव होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनका अपना पर्सनल अकाउंट नहीं है। दूसरा, ये इंस्ट्रक्शन है ही नहीं उस अकाउंट में कि ये कोई ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए जाए जहां पर कंपनी या तो अपने यूज के लिए कर रही है या कंपनी का ओनर अपने यूज के लिए करना चाह रहा है। ये ट्रांजैक्शन बैंक उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, बल्कि रेड फ्लैग लग जाएगा उस ट्रांजैक्शन पे। तो माने मकसद ये है कि जो मेरा कहने का जो मतलब था कि यहाँ पे जो पैसा है, वो आपका केवल जो पर्पस है कि आगे लेंड करना है पैसा, केवल उस पर्पस के लिए किया जा सकता है। और पूरा अगर सिस्टम अगर आप देखिए तो लेंडर्स इसी एस्क्रो अकाउंट में पैसे देते हैं, इसी एस्क्रो अकाउंट से आगे बोरोवर्स को पैसा दिया जाता है। जो बोरोवर्स भी जो ईएमआई अपनी वापस करते हैं, वो भी इसी एस्क्रो अकाउंट में आती है, और इसी एस्क्रो अकाउंट से ऑन मैच्योरिटी पैसा जो है लेंडर्स को दिया जाता है। करेक्ट? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। तो अब यहाँ पे ये बताइए दीपक जी, बिकॉज सेफ्टी की बात कर रहे हैं और पैसे के मिसयूज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितना पैसा P2P कंपनी यहाँ से निकाल सकती है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो पैसा निकालती होगी P2P कंपनी अपने खर्चों के लिए, अपने बाकी एक्सपेंसेस के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें बेसिकली जो कंपनी निकाल सकती है वो क्या है, हम लोग जब पहले ही एक प्लेटफॉर्म फी की तरह हम लोग इसमें एक जो भी हमारे लेंडर्स हैं, जैसे मैं एक आपको ये वाला एक स्लाइड होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो ये वाली, इसमें हम लोग जैसे क्या करते हैं, एक 2% का प्लेटफॉर्म फी चार्ज करते हैं। ये आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक ही है कि आप जो भी, क्योंकि क्या है, जैसे आरबीआई ने बोला, जो मेरी पहली हमारी जो स्लाइड है उस पे भी ये मेंशन था, लेन देन क्लब जहां लिखा था P2P प्लेटफॉर्म कहते हैं हम इसको, तो हम इसको एज अ प्लेटफॉर्म ही इसको चलाते हैं। हम लोगों का काम है, जो भी P2P कंपनीज हैं, आरबीआई ये बोलता है कि आपने इसको, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो सारी आपकी बैंक के थ्रू हो रही है, आपने खाली एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक जरिया बनाना है जहां पर एक जो एलिजिबल बोरोवर है और राइट काइंड ऑफ बोरोवर है, जिसको जरूरत है पैसे की, उसको एक कैपिटल एक्सेस हो एक सरप्लस वाले इंसान के पास। सपोज कोई लेंडर है, कोई इन्वेस्टर है जिसके पास सरप्लस मनी है, जिससे वो इन्वेस्ट करना चाहता है कहीं पर को, इन दोनों को आप मीट कराएंगे, मैच कराएंगे। तो आप जब ये सिस्टम्स बनाएंगे तो इस सिस्टम्स के मुताबिक जो भी आपका खर्चा होएगा उसके लिए आप मेजरली प्लेटफॉर्म फी तरीके से आप करेंगे। तो इसमें जब आरबीआई ने ये चीज रखी थी तो उन्होंने कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसे कोई परसेंटेज मार्जिन नहीं दिए थे।
तो उन्होंने बेसिकली ये चीज बोला था कि आप अपने लिए फीस कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर को हमको इन्वेस्टर्स को भी एक सेफ्टी देनी होती है, रिटर्न्स देने होते हैं और काफी थोड़े मतलब कॉम्पिटेंट रिटर्न्स देने होते हैं। नॉर्मली हम लोग जो एफडीज हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, उससे 1 या 1.5 या 2% ऊपर हम लोग स्ट्राइव करते हैं कि उससे ऊपर हमेशा रिटर्न्स दिए जाएं बोल के, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये सब बनाने में जो सिस्टम्स लगते हैं उस पे हम लोगों को जो फी चार्ज करते हैं हम लोग, वो करीब हमारी जो प्री डिसाइडेड वो फीस होती है और वो हम लोग बैंक को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये हमारा ब्रेकअप है। शॉर्ट में बात करिए क्योंकि इतना लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा, जल्दी जल्दी आंसर इसको दीजिए। लेट्स हैव कंसाइज आंसर्स। हाँ ओके, तो हम लोग नहीं बेसिकली सही है लिसन सर, ओके है, डोंट वरी, सही ओके चलो, इतने डीपली ओके तब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। और सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपसे, एक्सक्यूज मी दीपक सर, ये बात मैं बोलना चाहूंगा, ये जो लैंडन है इसने सर, ये आप अभी से नहीं है, ये एक 1.5 साल पहले भी मैंने इसको ना अपने भारत पे क्यूआर कोड है ना उसमें था ये पहले, तो उसमें ये अमाउंट डाल, कोई कस्टमर अपना अमाउंट दे सकता था और इन्वेस्ट कर सकता था, और कोई जो जिसको लोन चाहिए वो उसमें से निकाल भी ले भी सकता था, उसका कुछ जितना परसेंटेज दोगे सेम है। बट बीच में इसमें ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी, जो मैंने थोड़ा सा उसको फॉलो पढ़ा नहीं था उस आर्टिकल को, बस वो मुझे बताइए बीच में क्या प्रॉब्लम आई थी जो लिंडन में अभी भी इसमें ये प्रॉब्लम है। अब इन्होंने ना मैक्सिमम अमाउंट कर दिया कि कम से कम आपको 10,000 तो पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सर, पहले ऐसा कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही आप वो बोल रहे हैं। इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी और इसकी जो प्लेटफॉर्म फीस है, जो मुझे समझ में आया कि केवल जो प्लेटफॉर्म फीस जो आपकी है, जो भी आप लोग ने निर्धारित की है, केवल वो प्लेटफॉर्म फीस ले सकते हैं, इसके अलावा आप एस्क्रो अकाउंट से कोई और पैसा नहीं ले सकते, करेक्ट? इसके अलावा हम लोग नहीं ले सकते हैं। और जैसे नवीन जी ने अभी एक एग्जांपल दे रहे थे कि आपका हमने 1.5 साल पहले देखा था भारत पे क्यूआर कोड वगैरह था, तो नवीन सर हम लोग पहले वी वर पार्ट ऑफ द 12% क्लब, एक भारत पे 12% क्लब चलाता था जिसमें तो उसके थ्रू का उसका एग्जांपल आप दे रहे होंगे। तो बेसिकली वहीं पर से वो चलता था और वो जो उसको इन्वेस्टमेंट ओपन करना क्लोज करना इसकी ऑटोनॉमी भारत पे के पास थी। हम लोग पीछे से बैकएंड पे वी यूज्ड टू गिव जो भी रिटर्न्स भारत पे आगे कमिट करता था, तो वो हमारे से बैक क्योंकि हमारे फाइनेंशियल एफिलिएट पार्टनर्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये, जैसे अभी फराज जी ने बताया कि हमारा एक ऑनलाइन पूरा एक इकोसिस्टम बन चुका है जिसके थ्रू हम लोग सारा पैसा ले भी सकते हैं और आगे डिसबर्स भी उसी इकोसिस्टम के थ्रू करते हैं। तो वैसे ही भारत पे हमारा एक पार्टनर था जिसके थ्रू हम लोग ये सारा कुछ डिसबर्समेंट्स करते थे और उसको इन्वेस्टमेंट ओपन करने का बंद करने का ये जो डिसीजन होता था ये उनका होता था। और हमारा जो देखिए हमारा जो तरीका है, जिस तरीके से हम लोग ये सब काम करते हैं, हमारा जो भी आपका पैसा इन्वेस्टर्स का आता है उसको डिसबर्स करने के लिए हमारे पार्टनर्स हैं। एक तो जैसे फोन पे भी है हमारा पार्टनर जहाँ पर हम मर्चेंट लोन्स देते हैं, और हमारा अपना ही एक पर्सनल लोन वाली साइट पे हमारा अपना खुद का एक ऐप है जिसको हम इंस्टा मनी बोलते हैं। तो ऐसे करके हमारे अलग अलग एक फैसिलिटेटर्स हैं जहाँ पर को हम ये सारा कुछ पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ ये सारा कुछ जो भी पैसे का फ्लो है बना रहे बोल के। तो जैसे फराज सर, यस वी डू चार्ज प्लेटफॉर्म फी, और हम लोग जो भी हम चार्ज करते हैं उसमें, और जो इन्वेस्टर को हम लोग, जैसे अगर इसका मैं छोटा सा एग्जांपल, जो ये मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह बोल रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा थोड़ा डिटेल में एक बार बोलना चाहूंगा। इसमें जैसे हम लोग जो 21% IRR लिखा हुआ है, तो 21% IRR ये हमारा जो भी हम इन्वेस्टर से या लेंडर से जो पैसा आया है हमारे पास, और हमने आगे जाके उसको जो एलिजिबल बोरोवर्स है उनको दिया है, तो उस पे जो हमको रिटर्न आ रही है, ये एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी का तरीका है जिसमें हम पूरी तरीके से बता देते हैं कि हमारा इतना % बन रहा है, और उसमें हम 4% की अपनी NPA की प्रोविजनिंग करके चलते हैं, जिसमें हमारे पास करीब 17% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहता है। और जो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये कुशनिंग है। जब हम इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि हम 11 से 12% का रिटर्न आपको देंगे, तो उसके बाद हमारे पास इनफ हमारे पास एक कैलकुलेशन या फोरकास्टिंग रहती है कि वो टेक्निकली हम इन्वेस्टर्स या लेंडर्स को वो रिटर्न बना के देंगे और बनेगा बोल के। तो बेसिकली अगर मैं ये इसको समझूं तो 21% के ऊपर आप दे रहे हैं,
तो कोई भी अगर आपके पास लोन है, जैसे आपका यहाँ पे लिखा है कि एनपीए जो है आपका अभी करंटली 2.95 है, और लेकिन आप एक प्रोविजनिंग लेके चल रहे हैं लगभग 4% की, तो 21 में से 4 चला गया, बचा आपका कितना? 17 में से फिर हमारी 2% मैनेजमेंट फीस चली गई या प्लेटफॉर्म फीस चली गई, तो बचा 15%। मैनेजमेंट सही है। 15% जो को रिटर्न बोली जा रही है, और ये गारंटेड रिटर्न नहीं होती, मैं इसको प्लीज अंडरलाइन करना चाहूंगा और सबको बताना चाहूंगा। आरबीआई डजंट अलाउ, जैसे म्यूचुअल फंड्स आर नॉट अलाउड टू यूज द वर्ड गारंटी, P2P प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो नॉट अलाउड टू यूज द वर्ड गारंटी, बट यहाँ पे लगभग 15% जो है वो आपके पास ये 17% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और जो रिटर्न बोली जा रही है क्लाइंट्स को, दैट इज अप टू 11 to 12% ऑन अ 1 year एसेट। तो यहाँ आराम से आपका एक वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो बताया कि मानिए अगर इनके आपके एनपीए बढ़ भी जाते हैं तो इनके पास इनफ एंड मोर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यहाँ पे दीपक जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कोविड एक बहुत ही गंदा पीरियड था, जहाँ पे लोगों का लॉस, जॉब लॉस भी हुआ, लोगों की सैलरीज भी नहीं आई, लोगों की सैलरीज कम भी हो गई, जो बड़े बिजनेसमैन थे या छोटे दुकानदार भी थे, उनकी दुकानें खुल नहीं रही थी, तो उनको भी इनकम नहीं हो रही थी। तो उस जमाने में क्या ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने कुछ काम किया, नहीं किया, और उस वक्त आपके क्या एनपीए लेवल्स थे, और उस वक्त आपने क्या रिटर्न दी अपने क्लाइंट्स को? क्या वहां पे कोई प्रिंसिपल डिफॉल्ट हुआ या फिर कोई इंटरेस्ट डिफॉल्ट हुआ? जी फराज जी, ये बहुत ही एक जायज सवाल है, और मतलब क्योंकि रेलेवेंस इसका इसलिए है क्योंकि अभी हम लोग जितने भी यहाँ हैं सब ने वो टाइम देखा था, और हम लोग सब उस टाइम से वी वर स्ट्रॉन्ग इनफ कि हम अच्छे से बाहर निकल पाए, और हमारा सिस्टम भी उसमें एक अच्छे से एक बाहर निकला था। तो कोविड के टाइम पे जैसे कि हमारी कंपनी की लाइफ में भी अभी तक हम 2015 से अभी तक काम कर रहे हैं, तो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स जहां पर को हमारे सिस्टम्स, हमारे मैकेनिज्म, हमारा रिस्क, जो भी हमारा मिटिगेटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, ये सब टेस्ट हुई थी। तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम बोल रहे हैं कि 17% है, और प्रोविजनिंग हम 4% कर रहे हैं। तो कोविड के टाइम पे जैसे हम लोग सारे लोग इस चीज से गुजरे थे कि जहां जहां लोगों की रीपेमेंट कैपेबिलिटीज कम हो गई थी, पैसा देने की जो क्षमता थी वो थोड़ी कम हो गई थी, ऐसा हुआ था। हमारा जो एनपीए था वो जो प्रोविजनिंग से ऊपर चला गया था, वो करीब जो 5.9% का हमारा एनपीए था कोविड के टाइम पे। तो जो हमारा 4% जो हम प्रोविजनिंग करके चलते हैं उससे ऊपर था, लेकिन हमारा जो उसके बाद जो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं 17%, उसके अंदर हमारे पास इतना बफर, इतना कुशन था कि हम लोगों ने जो कमिटमेंट की थी अपने इन्वेस्टर्स या लेंडर्स को, हम लोगों ने उनको वो फुलफिल किया था, और 0% हमारे इन्वेस्टर्स को प्रिंसिपल लॉस हुआ था। ये चीज हम लोग अपनी वेबसाइट पे भी लिखते हैं, हमारी फैक्ट शीट पे भी पब्लिश होती है, जो आरबीआई की नजरों में रहती है। तो हम लोग डेटा वाइज प्रॉपरली, ट्रांसपेरेंटली जो भी होता है हम लोग वहां पर को मेंशन करके चलते हैं। तो जो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है फराज जी, इसकी वजह से हमारा कोविड का टाइम भी ऑब्वियसली उस टाइम पे थोड़ा हिट लगा था, वो कंपनी के अपने जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उस पे लगा था, बट क्योंकि हमने इन्वेस्टर्स को जो कमिट किया था उस टाइम पे 10 to 12% रिटर्न्स होते थे, तो वी वर एबल टू गिव एवरी इन्वेस्टर्स जो डबल डिजिट रिटर्न्स हमने बोला उनको, वो दिया था हमने। तो अगेन एज दे से प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, तो यहाँ पे इसने बुरे वक्त में भी P2P प्लेटफॉर्म, और कोविड सबसे बुरा वक्त था, बहुत बुरा समय था, उस वक्त भी अगर आप देखिए तो प्रिंसिपल का ना नुकसान हुआ, ना जो कमिटेड जो, या कमिटेड वर्ड गलत बोला जाएगा, इंडिकेटिव रिटर्न, उसको भी नहीं जो है वो ब्रीच किया गया। जितनी जो है उसको आपको रिटर्न आपको जो भी बताई गई थी, वो रिटर्न उतनी डिलीवर हुई। अब इसके अंदर दूसरी चीज है कि क्या यहाँ पे किसी को भी पैसा दे दिया जाता है, और या उसके आपके क्या मैकेनिज्म्स हैं? क्योंकि जो मैंने सुना है कि लगभग 600 पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर जो है वो क्लाइंट का देखा, बोरोवर की चीजें देखी जाती हैं, और तभी उनको लोन दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज पे ये मेरी जो अभी स्क्रीन पे जो स्लाइड है, इस पे थोड़ा सा एक थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वे पे, जैसे आपने फराज ये बोला कि 600 से ज्यादा डेटा पॉइंट्स हम लोग इवेल्युएट करते हैं जब हम किसी बोरोवर को पैसा दे रहे होते हैं, तो बिल्कुल सही बात, क्योंकि हम लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है,
और डेटा हमारे लिए सर्वोपरि है। आई मीन डेटा इज द लाइफलाइन फॉर दिस इंडस्ट्री। क्रेडिट इंडस्ट्री में भी आप देखेंगे, क्योंकि डेटा का यूज इतना रेलेवेंट हो गया है कि हम लोग आजकल डेटा, क्योंकि हम लोग क्यों पैन और आधार लिंक कर रहे हैं, हम लोग क्यों हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से होते हैं, इसका यही होता है कि हमारे पास पूरी की पूरी जानकारी जो है वो एक फुल प्रूफ जानकारी है और उसी के बेसिस पे हम लोग करते हैं। तो जब हम लोग अपने बोरोवर्स को इवेल्युएट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम उनको एक अपना एक स्कोर देते हैं। तो वो एक कोई सिंगल पॉइंट नहीं होता है कि हमने एक बोल दिया कि ठीक है, किसी का हम सिविल स्कोर 700 से ऊपर होगा या 750 से ऊपर होगा तो हम उसको देंगे या ऐसे करेंगे। वो सिंगल डेटा पॉइंट ही नहीं होता है। हम लोग बहुत सारी चीजों को फैक्टर इन करते हैं, उनको देखते हैं उसके हिसाब से कि कौन सा बोरोवर हमारे लिए सबसे ज्यादा एलिजिबल बोरोवर है और कौन सा बोरोवर ऐसा है जो हमारे रिस्क पेरीमीटर में थोड़ा सा ऊपर आता है कि हाँ ये इसको हम लोग किस हिसाब से उसको हम आगे लेंड करेंगे बोल के। तो पहली चीज तो ये है कि देखिए हम लोग उसमें इनकम असेसमेंट करते हैं, कोई भी बोरोवर हमारा है तो ये जो बोरोवर्स वाली बात है, इससे पहले ना मैं एक चीज बोलूंगा। हम लोग जो पैसा आगे डिप्लॉय करते हैं, जैसे आपने भी बताया कि छोटे छोटे बिजनेस हाउसेज हैं उनको हम लोग देते हैं, जैसे स्मॉल शॉप ओनर्स हैं, इन सबको हम लोग देते हैं। और एक पर्सनल लोन वाली साइड है जो इंडिविजुअल्स को जाता है ये पैसा। तो ये उस नजरिए से अगर हम देखें तो एक पहले इनकम असेसमेंट होता है। अगर कोई बंदा सैलरीड वाला है, सैलरीड क्लास में है, तो उसका सैलरी वेरिफिकेशन होएगा, ट्रांजेक्शन के चेक्स होंगे। ट्रांजेक्शन चेक्स मतलब हमारे पास जब कोई पैसा लेने आता है तो जैसे आज की डेट में अगर हम क्रेड यूज करें तो क्रेड हमारा पूरा एक्सेस ले लेता है, हमारी ईमेल का, हमारे एसएमएस का, इन सब का। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को ये पता चल जाता है कि उसको वो कौन कौन सी टाइप की ट्रांजेक्शन्स करता है। तो वो हमको एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकर एक तरीके से वो है ये वाला डेटा पॉइंट, कि उसकी ट्रांजेक्शन्स कहीं इधर उधर गलत तरीके से तो नहीं हो रही हैं, या उसका लेवरेज कितना आदमी है, ईएमआईज कितनी जा रही हैं ऑलरेडी, इस जगह इस चीज से देखते हैं। बाकी हम लोग क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट्स देखते हैं, लेवरेज देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट्स देखते हैं कि कहीं इसने, जैसे मैं क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट्स की बात बोल रहा हूँ, तो सिबिल के अंदर अगर हम जाएं, उसके अंदर थोड़ा डाइव इन करें कि किसी का 750 800 का स्कोर है, तो हम में से भी कोई भी देख सकता है पेटीएम पे जाके या कहीं पर को जाके, उसके अंदर हमारा एक सिबिल स्कोर के अंदर हमारा पूरा एक क्रेडिट हिस्ट्री निकल के आ जाता है कि हम लोग कितने टाइम से इस क्रेडिट सिस्टम के अंदर हैं, हमने कितने क्रेडिट कार्ड्स लिए हुए हैं, हमारे कितने लोन्स चल रहे हैं, हमने कितनी बार वो रीपेमेंट टाइमली किया है, टाइमली नहीं किया है, तो उसमें वो दिख जाता है वो भी। और इनफैक्ट हमको ये भी पता चल जाता है कि इसने कितनी बार इंक्वायरीज करी है ये लोन लेने के लिए। तो ये सारे डेटा पॉइंट जो है वो हमारी रिस्क और जो हमारी क्रेडिट टीम है वो देखती है इन सब के थ्रू। बाकी बाद में हम जो केवाईसी असेसमेंट करते हैं कि ये डेमोग्राफिकली सही जगह है नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कई लोकेशन वाइज बैंकिंग सिस्टम में किसी ने काम किया हुआ है तो हम लोगों को मालूम ही होगा या उनको पता ही होगा कि डेमोग्राफिकली भी जोन्स होते हैं, रेड जोन्स, ग्रीन जोन्स, लोन देने के लिए। कि कहीं पर कोई जोन होगा जहां पर जो रेड जोन है तो वहां के लोग जो पैसा लेते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये पैटर्न देखा गया है पीछे। तो इस तरीके से वो चीज होती है। बाकी फ्रॉड चेक्स भी होते हैं। फ्रॉड चेक्स में जैसे मैं अभी बिजनेस को जब लोन देने की बात कर रहा था, उस हिसाब से हम लोग ये देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पार्टनर्स है जैसे फोन पे, भारत पे, गूगल पे, इन सब के थ्रू हमको उनकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी, उनकी ट्रांजेक्शन्स किस टाइम पे हो रही हैं, और अगर जैसे कोई फ्रॉड है तो पता चल जाएगा कि ये इसकी हिस्ट्री नहीं है ट्रांजेक्शन्स की, या ये कोई रात को जब कोई नहीं हो सकता, या मतलब उस तरीके से ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। तो ये सारे चेक्स के थ्रू ही हम उनको वो देते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमारा ऑलमोस्ट 2/3 का रिजेक्शन रेशियो है। तो पहली बात तो यह है कि इन सब डेटा पॉइंट्स से हमको ये पता चल जाता है कि कोई भी बंदा, देखिए क्या होता है, जो डिफॉल्ट होता है वो दो तरीके से आदमी करता है। एक तो होता है विलफुल डिफॉल्टर, जो ये सोच के आ रहा है कि यार मैंने पैसा लेना है और उसके बाद पैसा नहीं देना है। तो इस टाइप के जो होते हैं, जो भी बोरोवर्स होते हैं, वो हमारा सिस्टम पहले ही असेस कर लेता है। आई मीन क्योंकि देखिए इट इज नॉट बेस्ड ऑन सर्टेनिटी बट ऑन प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली हम लोग ये करते हैं कि जो हमारा सिस्टम ये देख पाता है, जो पैटर्न दिख रहा है कि इस आदमी ने पहले ऐसा सब कुछ किया हुआ है, लेट रीपेमेंट्स हैं या कभी इसने डिफॉल्ट किया, तो उसको हम आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं। तो विलफुल डिफॉल्टर्स जो होते हैं, जो सोच के ही आते हैं, वो तो पहले ही बाहर हो जाते हैं सिस्टम से। उसके बाद जो होते हैं जो एक सिचुएशनल डिफॉल्टर्स होते हैं, वो तो बाद में, क्योंकि सिचुएशन उनकी वैसी है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले हम लोग एलिजिबल बोरोवर्स की एक प्रोबेबिलिटी बनाते हैं कि ये हमारा सबसे ज्यादा एलिजिबल बोरोवर है,
सपोज हमारे क्रेडिट साइड में जिसका कोई होम लोन चल रहा हो, जिसका कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, या जिसका लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज हो, ये लोग सबसे ज्यादा एलिजिबल बोरोवर्स माने जाते हैं, क्योंकि इनकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बनी हुई है, इन्होंने टाइमली रीपेमेंट किया हुआ है। अगर ऐसा कोई आदमी हमारे पास आ रहा है तो हमको मालूम है कि ये पे करेगा, क्योंकि एक हिस्ट्री बनी हुई है। तो ऐसे करके हम उनको एक स्कोर देते हैं और उनको एक तरीके से आउटलाइन करते हैं। तो जो हमारा सबसे ज्यादा एलिजिबल बोरोवर होता है उसको हम सबसे ज्यादा पार्ट देते हैं, और जो हमको लगता है कि ठीक है ये फिट इन हो रहा है हमारे क्राइटेरियाज में, उसको हम उस हिसाब से आगे पैसा देते हैं। यहाँ पर को होता है। तो इम्पोर्टेंट जो पार्ट समझ में आया है कि लगभग इतने सारे पैरामीटर्स पे आदमी को खरा उतरना पड़ेगा और उसके बाद ही उसको लोन दिए जाएंगे, और लगभग जो है 100 में से 70% लोगों को लोन आप लोग देते ही नहीं है, लगभग 30% को ही लोन देते हैं आफ्टर स्क्रीनिंग। तो एक ये स्क्रीनिंग हो गया जिसके थ्रू आप जो है वो करते हैं, विच मेक्स इट अ वेरी गुड थिंग। जैसे एक बैंक्स होते हैं, जैसे बैंक्स पूरा अपना वो करते हैं। अच्छा, एक चीज ये है कि यहाँ कॉर्पोरेट्स को आप लोग लोन नहीं दे सकते एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है। और ये ऐसा क्यों है, अगर आप ये बता सकें। कॉर्पोरेट्स को हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि जब कंसल्टिंग पेपर आरबीआई ने निकाला और उन्होंने जब अपने गाइडलाइंस इसमें लिखे थे, तो टेक्निकली उन्होंने ये चीज बोली थी कि इसमें कोई आप सिक्योर्ड लोन्स नहीं, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इसको अनसिक्योर्ड में ही रखेंगे, क्योंकि जो कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह होते हैं वो बहुत हैवी लोन्स होते हैं। यहाँ पर कोई एक कैपिंग लगी हुई है किसी भी एक एंटिटी या पार्टिसिपेंट को लोन देने की। हम लोग 10 लाख से ज्यादा किसी एक एंटिटी को लोन नहीं दे सकते। ये आरबीआई की गाइडलाइन में था, लेकिन क्योंकि ये उसके अंडर हम लोग सारा काम करते हैं, अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो हमारा एवरेज लोन अमाउंट है इन सबको, जैसे ये देखिए, जैसे हमारे मर्चेंट लोन्स और पर्सनल लोन्स हैं, इसमें हमारा एवरेज लोन जो जाता है वो 11,000 के आसपास है और एवरेज टेन्योर इज अराउंड 3.1 मंथ्स। और ऐसे मर्चेंट लोन्स वाली साइड में हमारा एवरेज लोन जो है वो करीब 79,000 के आसपास है, और मर्चेंट लोन्स का जो टेन्योर है वो करीब 9 महीने के आसपास है। तो हम लोग छोटे लोन्स देते हैं। दो आरबीआई ने बोला हुआ है कि आप 10 लाख तक ही दोगे, और 10 लाख तक कोई कॉर्पोरेट लोन लेता नहीं है हमसे और लेगा भी नहीं, बिकॉज कॉर्पोरेट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो उनको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। ये एक तरीके से आरबीआई और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद उतना मतलब, क्योंकि एक डिजिटल एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, तो उनको इनिशियली छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है। होपफुली आगे जाके ये सिस्टम में कोई चेंजेस आएंगे, उस तरीके से हो सकता है। लेकिन मुझे समझ में आया, जो अभी मैंने बैंकिंग का एक एग्जांपल दिया कि इंडिविजुअल लोन ज्यादा सेफ माने जाते हैं बनिस्बत कॉर्पोरेट लोन के। कॉर्पोरेट्स तो एनसीएलटी में बैंक्रप्सी भर के जो है अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन इंडिविजुअल अगर उसने एक बार लोन ले लिया उसको लोन देना ही पड़ता है, वरना उसका सिबिल स्कोर रुक जाएगा, उसका खराब हो जाएगा और उसको कभी सिस्टम से लोन नहीं मिलेगा। जबकि कॉर्पोरेट्स में ऐसा नहीं होता, और इन कॉर्पोरेट्स के एनपीए जो है टिपिकली बैंकिंग सिस्टम से अगर हम देखें तो वो परसेंटेज बहुत हाई होती है, 2.5% से 6% के बीच में होती है। जबकि इंडिविजुअल लोन्स सेफर माने जाते हैं क्योंकि वहां पे 0.5 से लेके 2.5% तक बैंकिंग सिस्टम में आपके एनपीएस होते हैं। सो टिपिकली जो इंडिविजुअल लोन्स होते हैं उनको सेफ माना जाता है। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी दीपक जी ने बोला है कि यहाँ पे शॉर्ट टेन्योर के और स्मॉल अमाउंट के लोन्स हैं। तो जब आप शॉर्ट टेन्योर के लिए लोन्स दे रहे हैं और छोटे अमाउंट के आप दे रहे हैं, दैट रिड्यूसेस द रिस्क ड्रास्टिकली। और जहां तक एक यहाँ पे एक चीज दीपक जी आपसे जो मैं पूछना चाहूंगा, एक हाइपर डाइवर्सिफिकेशन आप लोग वर्ड यूज करते हैं, उसका क्या है? क्योंकि अगर ये किसी को पैसा आप दे रहे हैं तो इसको कैसे डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, उसको फर्दर और रिस्क को कैसे कम करते हैं? तो इस पॉइंट पे हम लोग मतलब मैं सोच ही रहा था कि हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे बोल के। जो एक हाइपर डाइवर्सिफिकेशन हमने जो वर्ड यूज किया है, ये बेसिकली एक तरीके से हमारा एज लेन देन क्लब हमारा यूएसपी भी है हमारे प्रोडक्ट में। जो क्योंकि आरबीआई नॉर्मली बोलता है कि आप कम से कम मतलब कम से कम मतलब डाइवर्सिफाई करने के लिए 5% से ज्यादा किसी को एलोकेट नहीं करेंगे। तो एक तरीके से आरबीआई ने खुद बोला था कि आप इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिएगा पैसे को, उससे थोड़ा आपका रिस्क कम होगा। लेकिन हमने उसको एक स्टेप और आगे बढ़ा के
उसको एक हाइपर डाइवर्सिफिकेशन का एक वो दिया है, शेप दिया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज कोई लेंडर हमको पैसा दे रहा है, तो हम उसका पैसा अगर हमारा, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कोई 1 लाख रुपए दे रहा है, वो 3 साल के टेन्योर के लिए हमको पैसा दे रहा है, तो 3 साल के टेन्योर में, जैसे मैंने आपको दिखाया, वो एवरेज जो टेन्योर है पर्सनल लोन का 3 महीने के आसपास और मर्चेंट लोन्स का 9 महीने के आसपास, तो मल्टीपल लोन्स में और मल्टीपल टेन्योर्स में हम लोग कम से कम 50,000 लोगों को देंगे। किसी भी एक इंसान के पास अराउंड 97% जो पैसा है वो 100 रुपए से नीचे ही जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने लोन लिया है तो वो उतने अमाउंट का लिया है, उसके पास भी बहुत सारे जो लेंडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है, उसके पास जाएगा। सपोज किसी ने 12,000 रुपए 15,000 रुपए लेने हैं हमसे पर्सनल लोन, तो उसके पास भी कम से कम 50-100 लोगों का या उनसे ज्यादा लोगों का जो पैसा होगा वो उसके पास आएगा, उससे जाके उसका वो बनेगा। तो इससे फायदा ये होता है हमको कि हाइपर डाइवर्सिफिकेशन का पहली बात तो ये है कि हम लोग केपेबल इसलिए हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट 75 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं ऑन दी बोरोइंग साइड। तो हमारे पास एक तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, और ऊपर से जैसे हमारा टाई अप है फोन पे, भारत पे, ये गूगल पे, इनके साथ ऑन दी मर्चेंट लोन साइड, तो इनके यहाँ पर को जो मर्चेंट्स हैं करीब करीब, जैसे फोन पे का ही हम ले लें, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट्स रजिस्टर्ड हैं। तो एक तरीके से ये भी हमारे प्रोबेबल बोरोवर्स हैं जो अभी सिस्टम में आए नहीं है और हमारे पास आ सकते हैं कभी भी बोल के। तो यूनिवर्स बहुत होता है जहां पर को हम ये डिसबर्समेंट या जो भी लोन दें, लेकिन उसके अंदर जो ये हाइपर डाइवर्सिफिकेशन हम करते हैं, किसी भी एक इंडिविजुअल को 100 रुपए से ज्यादा नहीं देने का, उससे क्या होता है, जो हमारा बेस्ट बोरोवर है, जिसने जो हमारी सिस्टम में या एल्गोरिदम में एआई के थ्रू जो हमारा सबसे अच्छा बोरोवर आया कि यार ये आदमी तो मेरे को पैसा दे ही देगा बोल के, अगर सिचुएशनली वो पैसा नहीं दे पाता है या सिचुएशनली वो हमको पैसा टाइमली नहीं दे पाता है या डिफॉल्ट कर देता है, तो उस केस में भी इन आर बेस्ट बोरोइंग सिनेरियो डिफॉल्ट्स इवन इफ, तो उसमें भी हमारा 100 रुपए से नीचे ही किसी एक जो लेंडर है उसका नुकसान होगा। तो बेसिकली उसको ज्यादा हिट नहीं लगेगा जिसका भी पैसा लगा है। तो इससे क्या होता है कि उसको पूरा कवर कर लेती है। हाँ, तो बाकी जो लोग हैं जिनको हमने पैसा दिया हुआ है, उन लोगों का पैसा वो इंटरेस्ट के साथ वो सारा कवर अप हो जाता है। वो जो 21% पे हम लोग आए थे, वो ऐसे ही आता है, वो एनपीए वाली प्रोविजनिंग का जो हम पहले ही लेके चलते हैं उसके अंदर चला जाता है वो। तो दीपक, एक और चीज यहाँ पे पूछूंगा आपसे कि जो एनपीए है ये ग्रॉस एनपीएस है, करेक्ट? जो भी आप कोट करते हैं नेट एनपीएस नहीं है। नहीं, ये नेट एनपीएस है, ये आफ्टर कलेक्शन एनपीएस है हमारे। अच्छा, तो एक पूरा प्रॉपर कलेक्शन सिस्टम है आपका कि अगर कोई भी पैसा किसी भी बोरोवर ने अगर आपका पैसा लिया है तो ये नहीं है कि बस उसको नहीं दिया, उसके ऊपर प्रॉपर आपका जो है नॉर्म्स हैं, आपके प्रॉपर प्रोसेसेस हैं जिससे उससे फॉलो अप करके वो पैसा लिया जाता है, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हमारा जैसे क्या होता है, जैसे आपने बताया कि कलेक्शन मैकेनिज्म है आपका, बिल्कुल हमारा एक पूरा कलेक्शन मैकेनिज्म है जहां पर को हम लोग क्या करते हैं कि सपोज किसी का एक नॉर्मली आप हम कहीं से भी हमने देखा हो कि किसी ने कोई लोन लिया हो या किसी ने पैसा लिया हो, तो आजकल एक एसएमएस चला जाता है 5 दिन 10 दिन पहले कि आपका ये ईएमआई ड्यू है, आप प्लीज अपना अकाउंट मेंटेन कीजिएगा। इस तरीके से हम लोग पहले उनको इंटीमेशन देते हैं कि जैसे जैसे उनका नजदीक आता है पैसा रीपेमेंट का, वो रीपेमेंट हो गया या नहीं हुआ तो वो हमको अपने सिस्टम पे दिख जाता है। अराउंड जैसे 99-98% लोग हमको पैसा दे दिया उन लोगों ने हमको, तो हमारा सिस्टम हमको बता देगा। उसके बाद सपोज जिसने पैसा नहीं दिया वो हमारे लेवल 1 में चले जाते हैं, जिनसे हमने थोड़ा अपना जो ये फॉलो अप्स है वो इंक्रीज करने हैं बोल के। तो उसके बाद हम लोग पहले से 30 दिन के अंदर उनको कांस्टेंट कॉलिंग होती है, उनको मैसेजिंग होती है, और क्योंकि हम एक क्रेडिट ब्यूरो का भी हिस्सा है, तो एक उसके क्रेडिट स्कोर पे भी एक हिट पड़ता है, करीब 60 से 70 पॉइंट्स का अप्रोक्सीमेटली उसको हिट पड़ सकता है फॉर द डिले ऑफ जो भी ईएमआई कर रहा है। और आजकल हमारे क्योंकि आरबीआई ये बोलता है जितने भी बैंक्स, एनबीएफसीज और एनबीएफसी पी2पीज हैं, ये आपस में जो भी आप ये क्रेडिट ब्यूरो को डेटा दे रहे हो ये आपस में शेयर होना चाहिए, नहीं तो ये सिस्टम में रिस्क क्रिएट हो जाएगा। कहीं कोई आदमी एक जगह गया, वहां पैसा नहीं दिया, फिर दूसरी जगह चला जाएगा, वहां से पैसा लेने लग जाएगा। तो ये सिस्टम में रिस्क ना हो बोल के, तो ये पूरा एक जो डेटा है ये शेयर होता है सारे बैंक्स एनबीएफसीज के साथ। तो अगर उसने कोई भी रिपेमेंट डिले किया तो तुरंत पूरे हमारे जो भी ये फाइनेंशियल जो भी इकोसिस्टम है इसमें उस आदमी का पैन और वो फ्लैग आउट हो जाता है और वो पता चल जाएगा वो कैसे होगा। उसके बाद जब ये 60 दिन 90 दिन तक पैसा हम लोग फिर हमारा वो लेवल बढ़ जाता है चीजों का कलेक्शन करने के लिए।
अगर इन केस वो हमारे को लास्ट 90 दिन के बाद भी पैसा नहीं देता है, तो अगर हम ये देखते हैं, क्योंकि हम लोग ये एक हमारे पास ये अथॉरिटी होती है वाइल इन्वेस्टिंग, जो हम इन्वेस्टर्स हैं, हम उनके बिहाफ पे हम वी कैन टेक गो टू द एक्सटेंट ऑफ लीगल एक्शन ऑल्सो। लेकिन अगर वो ऑब्वियसली हमारी कॉस्टिंग पे डिपेंड करता है कि जो हमने पैसा लेना है, अगर वो हमारी लीगल कॉस्ट से ज्यादा है तब तो हम उसको परस्यू करेंगे। अगर वो नहीं है हमारी लीगल कॉस्ट से, तो वो ऑलरेडी हमारी प्रोविजनिंग के हिसाब से हो चुका है और वो हमारा एनपीए डिक्लेयर हो चुका है बोल के। तो दूसरा एक और है, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जहां तक मुझे मालूम है कि जब आपका जब निवेशक इन्वेस्ट करता है, उसको किस किस को लोन दिया गया है, कितना अमाउंट दिया गया है, उसका जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ विजिबल होगा। तो इतनी जो आपकी ट्रांसपेरेंसी है वो तो हम लोग को कहीं भी नहीं मिलती है, जहां तक मुझे समझ में आता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा अगर दीपक आप चर्चा कर सकें। बिल्कुल फराजी, मैं मतलब आई वुड लाइक टू से कि क्योंकि आरबीआई, जैसे कि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आरबीआई ने क्या क्या सेफ्टी मैकेनिज्म्स बनाए हैं हमारे ये सारे P2P इंडस्ट्री को मतलब ग्रो करने के लिए, वो सब करने के लिए, तो उसमें आरबीआई ने ना ये गाइडलाइंस में क्लियर कट ये चीज लिखी हुई है कि आप लोगों को ये लेंडर इन्फॉर्मेशन, लेंडर को जो बोरोवर इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होनी चाहिए। उनको ये दिखना चाहिए कि किस आदमी ने पैसा लिया है, उसने कितने परसेंट में लिया है, कितना लोन लिया है। पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। तो जब भी कोई हमारे यहाँ से इन्वेस्ट करता है, तो उसको हमारी वेबसाइट पे जाके उसका पूरा एक लेंडिंग इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। अभी थोड़ी देर बाद मैं उसको स्क्रीन भी खोल के दिखाऊंगा वो चीज, जहाँ पर को जो मैं हाइपर डाइवर्सिफिकेशन भी बोल रहा था, तो वो वाला पार्ट भी दिख जाएगा कि किसी जो मेरे सबसे ज्यादा हाईएस्ट जिसको मैंने लोन दिया है उसको मैंने कितना दिया है, और जिसको सबसे कम गया है उसको कितना गया है करके। तो ये ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि आरबीआई ना हमारे से भी ऑन क्वार्टरली बेसिस ये सारी रिपोर्ट्स लेता है कि आपने किस टाइप के बोरोवर्स को ये पैसा दिया है, और वो बोरोवर्स किस कैटेगरी के हैं, आपने क्या क्या मेजर्स लिए हैं उन सब के। तो ये ट्रांसपेरेंसी हमारे जो रेगुलेटर है उसके उससे है, और वी वांट टू कंप्लाई फुली टू ऑल दीज रेगुलेटरी जो गाइडलाइंस हमको आरबीआई ने दी हुई हैं। तो उसी के बिनाते हम लोग ये दिखाते हैं। डेटा आप लोग आरबीआई को देते हैं, तो अगर मानिए अगर एवरी क्वार्टर अगर कुछ भी आरबीआई गलत पाएगा आपके प्रैक्टिसेस में, सो दे कैन टेक कंप्लीट एक्शन ओवर देयर। और अभी तक ऐसा कुछ हुआ है कि आरबीआई को कुछ एक्शन लेना पड़ा, हरीश जी? देखिए अभी इसमें एक्चुअली क्या है, देखिए आरबीआई क्योंकि कॉन्स्टेंटली जब मैं एक वो कंसल्टेशन पेपर भी शेयर करूंगा आपके साथ, वो आप हम लोग पार्टनर्स के साथ शेयर कर सकते हैं वो चीज। तो उसमें ये क्लियर कट मेंशन्ड है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने जब ये इंडस्ट्री को लीगल या ऑथराइज करना चाहा, लाइसेंस देना चाहा, यहाँ पर को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहा, उस टाइम पे उन्होंने दुनिया की सारी कंट्रीज की जो भी P2P कंपनीज हैं या कोई डिफॉल्ट किया क्या किया, उसको स्टडी करने के बाद उन्होंने ये सब कुछ किया। तो उन्होंने इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी चीजें उन्होंने बोला कि ये इस तरीके से होंगी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर कोई इंडस्ट्री बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है। तो आरबीआई ने कुछ मापदंड लगाए थे कि जैसे कोई भी P2P प्लेटफॉर्म अपना पैसा यूज नहीं कर सकता, अपना पैसा नाइदर ऑन दी बोरोइंग साइड नाइदर ऑन दी लेंडिंग साइड, हम ना लेंडर बन सकते हैं ना बोरोवर बन सकते हैं। कोई भी एनबीएफसी P2P का काम नहीं कर सकती है। इसके लिए एक सेपरेट लाइसेंस होगा और एक सेपरेट गाइडलाइंस होंगी वैसे बोल के। तो अभी तक आरबीआई इसको ग्रो करने के ही इरादे से आगे बढ़ा है, क्योंकि पहले इसकी इन्वेस्टमेंट साइड पे लिमिट 10 लाख रुपए थी 2021 में। उसके बाद से उन्होंने देखा कि अच्छा ये थोड़ा बहुत तरीके से होने लग गया है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर पैसे का लेन देन तो साहूकारी वगैरह कब से चलती हुई आ रही थी। ये एक तरीके से अब एक विजिबल एक फ्रेमवर्क में किया जा रहा था, जहां पर को सब कुछ डिजिटली सारा डेटा सामने दिख रहा है और पैसे का फ्लो है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने बोला कि धीरे धीरे हम इसको खोलेंगे। तो उन्होंने अभी जो इन्वेस्टिंग साइड की लिमिट है वो 50 लाख कर दी है, कि आप एक इन्वेस्टर जो P2P में इन्वेस्ट कर सकता है वो 50 लाख के आसपास कर सकता है। लेकिन अभी बहुत कुछ है जो यहाँ पर को चीजें ठीक होनी है। बट यस, द इंडस्ट्री इज वर्किंग विद कंप्लायंस के साथ काम कर रहे हैं सारे के सारे। तो अभी तक तो सो फार सो गुड, और कोई ऐसा प्लेयर ऐसा नहीं आया है जिसने क्योंकि देखिए हमारे जो रेगुलेटर्स हैं वो बहुत सख्त हो गए हैं। हम ये पेटीएम का एग्जांपल ही ले सकते हैं, उन्होंने सीधा ही उसको लाइसेंस उसका रिवोक कर दिया, मतलब डिबार कर दिया। तो ऐसे यहाँ पे आरबीआई की खूबी मैं आपको यहाँ पे करता हूँ कि आरबीआई
जो है हम लोग का जो रेगुलेटर है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर्स जो बैंकिंग सिस्टम का माना जाता है पूरा ग्लोबली, और टाइम एंड अगेन आरबीआई ने प्रूव किया है। और आरबीआई जितने भी आते हैं आपके गाइडलाइंस, वो बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, तो पोस्टमार्टम नहीं होता है, प्रिएम्प्टिव काफी एक्शन करता है आरबीआई। जो आपने अभी जैसे पेटीएम के बारे में कहा कि पेटीएम में प्रिएम्प्टिव एक्शन लिया है, ऐसे ही अलग अलग वक्त पे अलग अलग सिचुएशन पे आरबीआई ने हमेशा जो है प्रिएम्प्टिव एक्शन लिए हैं, और जिसकी वजह से आज आरबीआई वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर्स इन द वर्ल्ड जाना जाता है। और यही सब चीजें अगर मैं अपनी तरफ से ऐड करूं कि जो एक आप देखिए जो इन्होंने पूरा दुनिया भर के सारे समझे, जो भी ये एस्क्रो मैकेनिज्म का जो एक ये किया इन्होंने, मैंने जो मेन जो काम है आरबीआई का, जो छोटे निवेशक हैं, चाहे वो निवेशक हो चाहे वो बोरोअर हो, दोनों का इंटरेस्ट देखा जाए, दोनों का जो है लॉस नहीं होना चाहिए। और जो P2P प्लेटफॉर्म है वो साहूकारी सिस्टम को एक तरीके से किल कर रहा है। और अगर आप देखिए तो जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट कॉस्ट पे लोगों को पैसा लेना पड़ता था, जो छोटे समय के लिए छोटे अमाउंट के लिए, वो अब नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वो बोरोइंग जो है वो बैंक्स नहीं देते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्पेस था जो कोई भी नहीं कर पा रहा था, जिसको P2P एड्रेस कर रहा है। इसका एक सोशल रेलेवेंस भी है, और उसके अलावा जो आरबीआई की, जैसे मैंने कहा, नॉर्म्स ऐसे हैं कि, और जो तरीके हैं उसके, कि दोनों निवेशक का और जो बोरोअर है उन दोनों के इंटरेस्ट वो अपराइट अपहोल्ड कर सके। इसमें मैं एक चीज अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को ना कोई भी अगर सवाल है तो आप बीच में ही मतलब इंटरैक्टिवली आप प्लीज जो भी चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस पर प्लीज आप पूछिए अपने डाउट्स, जो भी आपको लगता है, जहां भी कोई भी चीज है प्लीज। पहला कि हम लोग P2P प्लेटफॉर्म में क्यों इन्वेस्ट करें, क्योंकि लोगों को लगता है डर सबसे बड़ी, बिकॉज आई इंटरैक्ट विद लॉट ऑफ पार्टनर्स, जो मेन है कि मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो भी डर में है कि ये सही है, कहीं पैसा नहीं मेरा डूब जाएगा, एफडी में है 7.5% मिल रहा है, आफ्टर टैक्स वो नेगेटिव रियल रिटर्न भी दे रहा है, लोगों को उसके ऊपर इतना नहीं है। बट थोड़ा सा अगर आप दीपक जी रोशनी डाल सके कि क्यों P2P में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, आपको 8% से लेके 12% तक का अलग अलग टेन्योर्स में अलग अलग स्कीमों में आपको रिटर्न मिल सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप। बिल्कुल, मैं इसमें ना एक अपना जो एक छोटा सा प्रोडक्ट नोट जो है मैं उसके ऊपर एक बार स्क्रीन को लेके आता हूँ। सर एक क्वेश्चन था, अभी पूछें बाद में? पूछिए जैन साहब प्लीज। सर एक बेसिक क्वेश्चन था, मतलब जैसे हम लोग इसमें अराउंड 20-22% का मार्जिन रख रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टर को भी जाता है, उसका रिटर्न, आपके एक्सपेंसेस भी है, एनपीए भी एक्सपेंसेस आप रख रहे हैं। तो ये जो 20-22% का आप एक्सपेंस अपना लगा रहे हैं, ये पे कौन करता है? मतलब इतना हाई इंटरेस्ट रेट। सर मैं इसमें ये इंटरेस्ट है। हाँ प्लीज दीपक। हाँ मैं थोड़ा सर, वो जो 21% है वो एक तरीके से ना इलिस्ट्रेशन है कि मतलब नियर अबाउट उतना ही आता है, बट इट इज एन एवरेज। लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, हम दो प्रोडक्ट्स में आगे पैसा देते हैं, एक होता है हमारा पर्सनल लोन, एक होता है हमारा मर्चेंट लोन वाली साइड पे। तो अब जैसे मैं पहले पर्सनल लोन वाला आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जो हमारा पर्सनल लोन है सर, उसमें हम लोगों ने कैपिंग लगा रखी है, हम 50,000 से ऊपर किसी को देते नहीं है। तो जो और उसमें क्या होता है, जब अमाउंट छोटा होता है, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, इंस्टा मनी पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 2,500 से भी हम देते हैं, जहां पर एक क्रेडिट लिमिट होती है या एक क्रेडिट लाइन हम आगे लोगों को देते हैं। नॉर्मली जैसे कोई 10,000 12,000 रुपए लेने आ रहा है हमारे पास, जब अमाउंट सर छोटा होता है तो उसमें परसेंटेज टर्म्स में नहीं, उसमें अमाउंट के टर्म्स में देखा जाता है। तो नॉर्मली जैसे किसी को 10,000 रुपए चाहिए और उसको 1 महीने का लोन चाहिए, तो वो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, सर आप एक काम करो, आप 10,000 ले जाओ, मेरे को 1 महीने बाद 300 रुपए दे देना वापस। क्योंकि उस आदमी को आज तो 10,000 रुपए चाहिए, तो उसको 300 रुपए ज्यादा नहीं लगेंगे, वो बोलेगा ठीक है 1 महीने के बाद में 300 रुपए दे दूंगा, नॉट अ बिग डील फॉर मी। वो 300 रुपए उसके लिए 300 है, लेकिन हमारे लिए वो 3% ऑन मंथली बेसिस है, जो हमारा साल का करीब 36% के आसपास बैठता है। तो जब अमाउंट छोटा होता है ना, तो
तो उसमें सर हम परसेंटेज टर्म्स में, क्योंकि हमारा ओवरऑल लोन बुक में तो परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेशन होएगा, लेकिन इंडिविजुअल जब लोन ले रहा है आदमी उसमें वो अमाउंट के बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। तो ऐसा ही हमारी जो रेंज है, सपोज मर्चेंट लोन्स की करीब 17% से लेके 20-22% के उस पे हम देते हैं आगे मर्चेंट लोन्स को उनको, और जो हम पैसा आगे वापस लेते हैं वो हम लेते हैं ईएमआई के थ्रू नहीं लेते हैं, हम लोग ईडीआई के थ्रू लेते हैं। ईडीआई मतलब इक्वेटेड डेली इंस्टॉलमेंट। अब उसमें क्या होता है, जैसे जो मैं 21% बना रहा हूँ, जो मेरे पास ईएमआई होनी थी 1 महीने के बाद मेरे पास पैसा वापस आना था, वो मेरा पैसा डेली बेसिस पे कैलकुलेट होके डेली मेरे अकाउंट में आ रहा है। तो वो पैसा फिर मैंने आगे रीडिप्लॉय कर दिया है उसको। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाती है मेरी, और मेरा जो परसेंटेज है, जैसे मैंने आपको बताया 3% पर्सनल लोन साइड, 3 से 4% होता है नॉर्मली मंथली बेसिस पे ऑन पर्सनल लोन साइड, और मर्चेंट लोन साइड हमारा होता है करीब 17 से लेके 22-23%। तो एवरेज मेरे को 21% एक जो मेरी लोन बुक है वो मेरे को दे रही है। तो वो इलिस्ट्रेशन बताने के लिए मैंने वो आपको वाला स्लाइड दिखाया था उस टाइम पे। जैन साहब, एक और चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर आप जो है किसी भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर ईएमआई अपना बनवाते हैं और आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा भी है, तो लगभग आपको 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उस ईएमआई के ऊपर। सो देयर आर पीपल, एंड पर्सनल लोन्स देख लीजिए आप, चाहे आप एक क्रेडिट कार्ड की ईएमआई देखिए, एंड नॉट मेनी पीपल हु आर यूजिंग दिस। वहां पे जो अच्छे से अच्छा बैंक, जो अच्छे से अच्छा बैंकिंग कस्टमर है, उसको लगभग 15 से 18% एनुअल चार्जेस के ऊपर जो है लोगों को जो है उस पे इंटरेस्ट कॉस्ट लग रही है। और रोहित सर, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू, फराज जी आपकी जो बात है उस पर मैं बोलूंगा, लास्ट ईयर फरवरी में या जैन में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन अफेयर्स जो टेक्नोलॉजी है, उन्होंने करीब 94 ऐसे चाइनीज लोन एप्स को बैन किया था जो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जैसे हमारे टायर 3 टायर 4 सिटीज हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इस साइड, दे वर चार्जिंग अप टू ₹300-200, मतलब क्योंकि वो भी अमाउंट के बेसिस पे ही करते थे, छोटे बेसिस पे, बट वो एक अनफेयर प्रैक्टिस होती थी। तो ये देखिए, अगर कोई बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रापोलेटेड कोई भी ऐसे किसी बोरोवर को एक्सप्लॉइट करेगा, तो ये भी आरबीआई के परव्यू में जाएगा और वो अलाउ भी नहीं करेंगे। तो दिस इज विद इन द लिमिट्स व्हाट आरबीआई थिंक्स इज फीजिबल फॉर अ बोरोवर टू गिव। तो उसी हिसाब से ये सारी चीजें डिजाइंड है। तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन पहले पूछा था दीपक जी, व्हाई शुड पीपल लुक एट P2P एंड स्पेशली लेन-देन, तो प्लीज। ओके, पहली बात तो जैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि क्या है हमारा, वी एज एडवाइजर्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमने ये पैटर्न देखा होगा पहले, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, पहले उनके पोर्टफोलियो में खाली जो पैसा होता था नॉर्मली एफडीज में जाता था या पोस्ट ऑफिसेज में वो लगाते थे। उसके बाद एवोल्यूशन हुआ, और उस एवोल्यूशन में जब एसेट एलोकेशन की बात आई तो लोग बाग इक्विटीज की तरफ आए, उन्होंने थोड़े बॉन्ड्स लेने स्टार्ट करे। और जैसे जैसे हमारा जो इकोनॉमी भी ग्रो करेगा और जो इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो है वो भी जब ग्रो करता है, तो एसेट एलोकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण एक चीज हो जाती है जहां पर को हमको अपने इन्वेस्टर्स को एडवाइस करना रहता है। तो उसी एसेट एलोकेशन के हिसाब से P2P जो इन्वेस्टिंग है, ये एक छोटा सा अपना एक हिस्सा उसने इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पे बनाया हुआ है, करीब 10-15-20% का, जो भी आपके हिसाब से लगता है इसमें। क्योंकि देखिए, इन्वेस्ट करने के 3-4 रीजन है। पहले, ये एक फुली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है जो आरबीआई पूरा इसको ओवरसी कर रहा है। दूसरा, हम लोग यहाँ पर को जो भी लेन देन क्लब यहाँ पर रिटर्न्स देता है वो नॉर्मली 2.5 से 3% एफडी से ऊपर है। तो एफडी से ऊपर होने से क्या होगा, कोई इन्वेस्टर जो एफडी में इन्वेस्ट करता है या डेट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका ओवरऑल जो डेट साइड का पोर्टफोलियो है उसको हम 1 से 1.5% बढ़ा सकते हैं। दूसरा, किसी का ऐसा पैसा है, फिक्स्ड पैसा है, जो मतलब सपोज किसी को 1 साल 2 साल 3 साल बाद चाहिए, जिसमें नॉन मार्केट लिंक जिसको वो फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि क्या है इसमें कोई मार्क टू मार्केट कंपोनेंट नहीं होता कि मार्केट ऊपर गई या मार्केट नीचे गई तो उससे कोई लिंक होगा उनकी कैपिटल को, क्योंकि ये तो बोरोवर्स को दिया हुआ है। इसमें ये नॉन मार्केट लिंक डेट एसेट क्लास की तरह एक है जिसमें हम अपने इन्वेस्टर्स को एडवाइस कर सकते हैं। और तो सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज सीनियर सिटीजन्स तो यही सबसे ज्यादा देखते हैं कि वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, की वजह से सेफ्टी भी है और अच्छे रेट ऑफ रिटर्न भी है, तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज हो सकती है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें इनफैक्ट हम लोग मतलब अगर इन्वेस्टर्स को कैटेगराइज करें तो 2-3 तरीके के इन्वेस्टर्स को हम लोग ये एडवाइस कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जो बैलेंस फंड, हाइब्रिड फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उनको थोड़ा सेफ्टी चाहिए। एफडी में हम लोग ये नहीं कहते कि किसी इन्वेस्टर का पूरा पैसा जैसे ₹100 लगना है, तो ₹100 में से आप ₹15, ₹20 ऐसे करके यहाँ एडवाइस करके एसेट एलोकेशन के तौर पे उसके पोर्टफोलियो में डाल दीजिए। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी उनके पोर्टफोलियो में रहेगी। सपोज किसी को हमारे पास जैसे मंथली इनकम प्लान्स हैं, जैसे ये मंथली इनकम प्लान्स है, जिसमें हम लोग 9.5% तक 1 साल वाले में, 9.75 तक 2 साल वाले में और 10% तक 3 से 5 साल वाले में हम लोग मंथली बेसिस पे देते हैं। सपोज किसी ने 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो करीब ₹7,900 हर ऑन मंथली बेसिस इन्वेस्टर के अकाउंट में जाएगा। तो अब कोई जैसे 15 महीने 18 महीने का पैसा लेके आया है, तो और उसको मंथली इनकम चाहिए या उससे ज्यादा में भी मंथली इनकम चाहिए, तो क्योंकि हमको वहां पर थोड़ा डर रहता है कि अगर थोड़ा मैं हायर जो मंथली इनकम प्लान है या बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं उसमें अगर एलोकेट करूं तो थोड़ा बहुत मेरे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग उनको यहाँ सजेस्ट कर सकते हैं कि आप थोड़ा एलोकेशन यहाँ कीजिए आपकी मंथली इनकम को सिक्योर करने के लिए, साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी इंटैक्ट रहेगी, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक हम उस टाइप के इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। तो जो कंजर्वेटिव तरीके से जो एफडी और जो जिन्होंने सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा मेंटेन करके रखा हुआ है, जिनको स्टार्ट करना है इन्वेस्टिंग का, उनको आप यहाँ लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे दीपक एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो मैंने एक चीज देखी है कि जो हमारे निवेशक हैं वो थोड़ा सा इतना अक्लमंद हो गए हैं कि उनको मालूम है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं या हम लोग हैं उनको जो है वो पुश करके जो है वो बैलेंस एडवांटेज फंड या किसी ऐसे कॉन्सेप्ट में डलवा देंगे, तो जो पोर्शन होता है उनको जो एफडी में डालना होता है वो चुपचाप जाके वो डाल देते हैं, वो बताते भी नहीं है कि हमारे पास ये पैसा है। लेकिन अगर हम जितने भी हमारे पार्टनर भाई हैं, अगर हम लोग ये ऐसे सोल्यूशन चाहे P2P लेन देन का हो गया या कोई और ऐसा फिक्स्ड इनकम बढ़िया प्रोडक्ट हो गया, अपने क्लाइंट्स के पास लेके जाएंगे, तो वो आपको अपना पूरा 100% एलोकेशन या 80% एलोकेशन आपको मिल जाएगा और आपका AUM बढ़ेगा, जो शायद अभी आप वो 30% या 40% भी उसी क्लाइंट से ले पा रहे हैं। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि क्लाइंट के पास बहुत बड़ा पैसा एफडी या कहीं और पे है और वो हमें बताता नहीं है, या आपको मालूम भी है कि वो लगाता है लेकिन वो पैसा आप छू नहीं पाते। बट एक अच्छा सोल्यूशन अगर आप उसको देंगे उस पैसे का और उससे छोटे अमाउंट से शुरू करवाएं, कि ये नहीं कि आप उनसे कहेंगे सीधे 50 लाख रुपए लगा दें, आप 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो भी आपको ठीक लगता है, उनको एक पहले एक उसका एक एक्सपीरियंस दीजिए। और जब वो एक्सपीरियंस वो करेंगे, वो जो है वो बहुत अगर पॉजिटिव होगा, वो आपको खुद देंगे। और इसकी पर्सनल मिसाल मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने शुरू में मैंने उनको ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए दिए कि फराज 2 लाख रुपए लगा दो और फिर मैं देखता हूँ कि इसकी कैसी रिटर्न है, क्योंकि उनका भी अच्छा खासा पैसा एफडी में है। तो जब वो पैसा मेच्योर हुआ कुछ वक्त के बाद, तो उन्होंने कहा कि बेटा 2 लाख नहीं, अब उससे कहीं बड़ा अमाउंट उन्होंने दिया मुझे कि बेटा अब ये लगा दो, बिकॉज दे एक्सपीरियंस्ड इट। और उनको लगा कि हाँ ये जो है पैसा सेफ है पैसा, और जब बोला गया था तब मेरा पैसा वापस आ गया, जो रिटर्न बताई गई थी वही रिटर्न के साथ आया। तो एक अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस अगर हम लोग क्रिएट करते हैं, चाहे छोटे अमाउंट से, तो जब भी पैसा मेच्योर होगा वो बड़ा होके आपके पास वापस आएगा और आपका AUM बढ़ता चला जाएगा। हाँ दीपक, सॉरी। नहीं ये एक मतलब जैसे आपने बोला, तो जैसे हम लोग जैसे सॉल्यूशन आपने बोला कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ अगर हम इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, तो ऑब्वियसली जैसे आज की डेट में क्या है, एक एवोल्यूशन ही है, एज ए एडवाइजर भी एवोल्यूशन है, एज ए पोर्टफोलियो भी इवॉल्व होएगा सारी चीजें। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपने इन्वेस्टर्स को हम लोग सजेस्ट करते हैं कि सर, क्योंकि क्या होता है हम वन साइडेड हो जाते हैं कभी कभी कि मार्केट जा रही है तो सब स्मॉल कैप में डाल देंगे, सर आप सारा कुछ ही कर दो वो कर दो। तो लेकिन बट वी हैव टू नो आवर फंडामेंटल्स एज एन एडवाइजर, दैट एसेट एलोकेशन इज अ वेरी अंडररेटेड थिंग और डाइवर्सिफिकेशन बहुत अंडररेटेड चीज है, जिसको हम कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो उसके बेसिस पे तो हमको देना ही चाहिए। लैंग्वेज बोल रहे हैं एसेट एलोकेशन, एसेट एलोकेशन इज द किंग, और ये अभी तक सबने इग्नोर किया है।
और हम लोग सब लोग ने ये समझ लिया है कि अच्छा 5 साल 10 साल में इक्विटी में तो अच्छी रिटर्न बननी है, तो सब कुछ पैसा इक्विटी में डलवा देते हैं। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। बहुत लंबे ऐसे समय आए कि 3-3 4-4 साल तक इक्विटी मार्केट ने नहीं परफॉर्म किया, और उस वक्त जो एडवाइजर्स थे वो अगर याद करें तो यही क्लाइंट जो आज इक्विटी में डालने को शायद तड़प रहे हैं, उस वक्त जो है यही जो है इक्विटी को जो है बहुत गलत कह रहे थे कि कहाँ फंसा दिया, और इससे अच्छा तो एफडी में डाल दिया होता। तो ये जैसे एसेट एलोकेशन दीपक कह रहे हैं, एक एसेट एलोकेशन करने के लिए आप इसको डालिए जहां पे आपको एक अच्छी बढ़िया रिटर्न्स मिल रही है। 11 से 12% एक साल में इज अ वेरी गुड रिटर्न। और अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्लाइंट हमेशा आपके साथ खुश रहेगा। और एक और जो मैं बात कहना चाहूंगा, फिर से बार बार हम लोग कहते आ रहे हैं कि हम लोग को दुनिया को हम लोग कहते हैं कि हम लोग को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, बट हम लोग अपनी खुद की इनकम डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग मोस्टली सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जा रहे हैं जहां पे कंटिन्यूसली टीईआरस कम होते जा रहे हैं, बिकॉज फंड साइजेस बहुत बड़े होते जा रहे हैं। और एज अ रिजल्ट उसके अलावा सेबी इज ऑल्सो वांटिंग द टीआरस टू कम डाउन। उनके भी कभी भी बहुत मेजर कट्स फर्दर आ सकते हैं। तो एक जमाना था कि ऑन एन एवरेज आप म्यूचुअल फंड के एसेट से 2.5% कमाते थे, 2.5 से 3% तक। एक समय ऐसा भी आया था तो आपको 8-8%, 6-6% अपफ्रंट भी मिल रहा था जब आप क्लोज एंडेड स्कीम्स में इन्वेस्ट कराते थे। लेकिन आज का समय है एवरेज अर्निंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड एसेट्स हैज कम डाउन टू अराउंड 0.8%। और ये अभी संभावना है जैसे ये इंडस्ट्री बड़ी होती जाएगी और सेबी जैसे जैसे और स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाते जाएगी, ये अभी और फर्दर नीचे भी जा सकता है। तो पहला, इट इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर योर क्लाइंट, जहाँ पे क्लाइंट को बहुत अच्छी स्टेबिलिटी, और उसके अलावा ये आप एज अ पार्टनर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अभी जैसे आप जहाँ पे आप अच्छा अपने लिए भी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। क्या आपके इनकम्स हैं, आप अपने आरएम से कांटेक्ट कर सकते हैं। दे आर वेरी डिसेंट इनकम्स, एंड व्हाट आई कैन टेल यू ऑन दिस फोरम इज इट इज बेटर देन द एवरेज ट्रेल जो मैंने अभी आपको बोला है, जो म्यूचुअल फंड से आप कमा रहे हैं। So without the volatility of equity, without anything, you are getting a decent return for the client as well for yourself. अभी एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जिसके बारे में दीपक जी बताएंगे, 15 में 15 और 10 का दम। तो दीपक तो ये थैंक यू फराज जी। ये वाले उसके लिए एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया है, ये जैन फेब मार्च में हमने दो नॉर्मल हमारा जो प्लेन वनीला प्रोडक्ट्स हैं वो तो हमारे एक एफएमपीपी करके जो ईयरली टेन्योर है फिक्स तरीके से वो हैं, बाकी मंथली इनकम प्लान्स हैं। लेकिन ये क्वार्टर में हमने दो नए प्रोडक्ट्स निकाले जस्ट फॉर जैन फेब एंड मार्च, जिसमें हमने 10 महीने में 10% का इंटरेस्ट देने के लिए हमने आगे प्रेजेंट किया है। जिसमें जैसे सपोज कोई 1 लाख रुपए लगाता है तो उनको 10 महीने के बाद 1,10,000 रुपए मिलेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट की टर्म्स में 10% है। अगर इसको हम एनुअलाइज कर देंगे तो करीब 12% एनुअलाइज रिटर्न्स ये बनते हैं। बाकी एक हमारा 15 महीने का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसमें 15% का सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न बनेगा, कि जैसे किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो उनको 1,15,000 रुपए 15 महीने बाद मिलेगा, जो कि एनुअलाइज टर्म्स में 11.8% के आसपास आता है। लेकिन एक एब्सोल्यूट टर्म्स में 15 से 15% का रिटर्न्स है, जो आप अपने इन्वेस्टर्स को मतलब एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और इसका एक रीजन ये भी है कि हमने पिछले 6-8 महीने से ये चीज हम लोग कर रहे थे कॉन्टेम्पलेट की कुछ हम लोग कैसे ये बना पाएंगे कि कुछ इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा ल्यूक्रेटिव, अगर हम थोड़ा अपने सिस्टम्स को और एफिशिएंट करके थोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा और ल्यूक्रेटिव कर दें, तो हमने इस क्वार्टर के लिए ये दो प्रोडक्ट्स निकाले हैं, जिसमें एज एन एडवाइजर आप लोग अपनी इनकम साइड को भी इंक्रीमेंट बढ़ा सकते हैं। जैसे जो 10 महीने का ये हमारा इन्वेस्टमेंट टेन्योर है, इसमें अगर आपका इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 साल का रेवेन्यू मिलेगा इसमें। और सेम अगर आप 15 महीने के लिए इन्वेस्ट करवाते हैं तो आपको करीब 1.25 साल का आपको जो रेवेन्यू है वो आपको इसमें पास ऑन होएगा। और इसके साथ ही साथ हम लोग एक कॉन्टेस्ट भी अभी लेके आए हुए हैं। कॉन्टेस्ट मैं आपको अभी कॉन्टेस्ट का भी दिखा देते हैं। दीपक जी, जब तक आप ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मुझे आई थिंक सो वी शुड ओपन द फ्लोर फॉर एनी क्वेश्चन एंड आंसर्स।
आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आप लोग को चैलेंजेस आ रहे हैं आप लोग प्लीज शेयर करिए, ताकि हम अगर हो सके तो आपको एक सोल्यूशन या उसका एक जवाब देने की कोशिश करें। तो एनीबडी हु हैज क्वेश्चंस, मैं जो देख पा रहा हूँ कि आलोक सक्सेना साहब और अवनीश कुमार साहब के हाथ उठे हुए हैं। तो कशिश, if you can coordinate the question answer session also once Deepak is through showing the सर एक क्वेश्चन है। हेलो जी जी सर। ये जो हमारा आरबीआई अप्रूव्ड कोई सर्टिफिकेट होता है, क्या ये प्रोवाइड हो सकता है लेन देन का? बिल्कुल सर, वो हम जो आरबीआई का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और जो गाइडलाइंस हैं वो मैं सेंट्रिसिटी में दूंगा। वो डोमेन की हाँ, पब्लिक डोमेन आरबीआई की वेबसाइट में अवेलेबल है ये सारा कुछ। आरबीआई की वेबसाइट सर्च करना पड़ेगा, हमारे को रेडी मिल जाएगा तो हम अपनी टूल किट में रखेंगे क्लाइंट से डिस्कस करने के लिए। जी सर, वो लिंक तो आपको भिजवा देंगे। अच्छा आता है। लिंक भिजवाएंगे सर, लिंक आपको भिजवा देंगे वो वाला सर। राइट सर, थैंक यू थैंक यू। Kashish, next question if you can take. Yeah, sure. नवीन जी आपका क्वेश्चन है। नवीन जी आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चैट पे लिख सकते हैं। Naveen ji, you may ask your question please. कोई आई थिंक हम नेक्स्ट पे करते हैं। हाँ जी, तो आलोक सक्सेना जी आपका क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ सर, अभी एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा था। जैसे आरबीआई का प्रोडक्ट है, जैसे आरबीआई रेगुलेटेड प्रोडक्ट है ये, और जैसे बैंक्स भी होते हैं वो भी आरबीआई के थ्रू ड्रिवन होते हैं, और अगर बैंक कोई डिफॉल्ट करता है, जैसे यस बैंक किया था, तो आरबीआई ने पूरा सपोर्ट किया इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरा, बैंक की जो एफडीज होती हैं वो भी एक लेवल तक गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लाइक 5 लाख तक की। तो ऐसा इस केस में, लेन देन के केस में, कोई लिमिट है जहां पर सेफ्टी ब्रैकेट आरबीआई की तरफ से हो, या अगर लेन देन को कुछ होता है तो आरबीआई कहां तक स्टैंड करेगा? बिल्कुल सर। सर इसमें बेसिकली पहले आपका जो पहला वाला सवाल है कि अगर लेन देन नहीं हो रहा एज अ प्लेटफॉर्म, तो आरबीआई ने क्या मेजर्स लिए हैं इसको फुल प्रूफ करने के लिए। तो जैसे आपने यस बैंक का एग्जांपल दिया था कि एसबीआई ने उसको बोर्ड को टेक ओवर किया और उसके ऑपरेशंस को चलाया था। तो जो एस्क्रो अकाउंट पे जो पैसा जो मैकेनिज्म है आरबीआई का बोलने का, वो इसी थॉट से आया था कि अगर P2P प्लेटफॉर्म अगर इन एनी सिचुएशन या वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं रहता है, तो जो पैसा है वो सेफ रहेगा, क्योंकि वो पैसा तो एस्क्रो अकाउंट के थ्रू जा रहा है। और जो ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशंस कोई और, क्योंकि अभी देखिए हमारे देश में करीब 22 लाइसेंस दिए गए थे P2P के, उसमें से करीब 6 या 7 ऐसे मार्केट प्लेयर्स हैं जो पैन इंडिया काम कर रहे हैं। लेकिन उनमें से अगर उनको कोई लगेगा जो फिट है, जो ये ऑपरेशंस चला सकता है, तो क्योंकि आरबीआई सर देखिए वो दोनों साइड के इन्वेस्टर्स का हित देखेगा, वो सॉरी लेंडर्स और बोरोवर्स का हित देखेगा, तो वो किसी का पैसा ऐसे वो करने के लिए नहीं देगा। तो पहली बात तो ये है कि लेन देन क्लब अगर नहीं रहा तो पैसे तो लेके जा नहीं सकता लेन देन क्लब, क्योंकि पैसा उसके एक्सेसिबिलिटी में ही नहीं है। वो पैसे के ऑपरेशंस जो होंगे वो कोई और टेक ओवर करेगा। और जो सर आपका दूसरा जो क्वेश्चन था कि अगर कोई जैसे बैंक में आपका वो होता है कि, बस छोटा सा ऐड करूंगा सर, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है ना कि एक एमसी दूसरे एमसी को टेक ओवर कर लेती है, और जो एयूएम है वो तो पीछे ही रह जाता है, उसमें किसी भी क्लाइंट का नुकसान नहीं होता। कितनी बार देखा गया कि एक एमसी बेच के अपने चले गए, एग्जिट कर लिया इंडिया से या कुछ कर लिया। तो ये एस्क्रो मैकेनिज्म is that what is ensuring the continuity and safety of funds of the investors. और सर जो आपका दूसरा सवाल था कि लोन की गारंटी वगैरह के लिए, अगर हम बैंक्स में भी देखते हैं तो सर ये पहले 1 लाख रुपए की गारंटी होती थी, अब 5 लाख की हुई है। और क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप हमारे जो आरबीआई गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास, या जो हमारे मोदी जी हैं, इन्होंने भी एक लास्ट जो इनका वो हुआ था तो सारे फिनटेक्स के लीडर्स को बुलाया था, और आरबीआई भी बहुत फिनटेक को रेगुलेट करने के लिए मतलब चीजें कर रही है।
तो टू स्टार्ट विद इन्होंने एक FLDG गाइडलाइंस निकाली थी, फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गाइडलाइंस जिसको हम बोलते हैं। तो उस पे इन्होंने धीरे धीरे इसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। एज ऑफ नाउ सर अभी ऐसा कोई इन्होंने किया नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये इंडस्ट्री को पहले थोड़ा डेवलप होना देना चाह रहे हैं। तो आगे जाके कुछ नॉर्म्स ऐसे आएंगे या कुछ ऐसी चीज सिक्योरिटी बनेगी, उसका अभी नहीं कह सकते, बट यस देयर इज अ वर्क विच माइट लीड अस टू दैट साइड। लेकिन पूरा गारंटी के लिए तो सर बैंक में भी आप देखिए, उसमें भी अगर आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो तो उसमें भी 5 लाख तक का ही आपको सिक्योरिटी वापस मिलता है उसमें। सर एक और चीज बोलूंगा, जो देखिए बैंक्स के अंदर एक वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की जो हम लोग बात कर रहे थे शुरुआत में, वो 2.5% के करीब है एवरेज इंडिया के अंदर। उसी का जो इक्विवेलेंट है वो हम लोग का वो है आपका सेफ्टी मार्जिन, जो अभी इन्होंने शो किया था, जो लगभग 17% के करीब है। तो मानिए अगर कोई डिफॉल्ट होता है, कुछ भी होता है, और जो एग्जाम्पल हम लोग ने दिया था कोविड के वक्त वाला, तो कोविड से तो बहुत बुरा वक्त था सर, जो जहाँ पे ये अगर जो भी मॉडल के फ्लॉस थे वो सामने आ सकते थे, और कुछ हद तक आए भी, जहाँ पे हमने देखा एनपीएस 5% तक चले गए। लेकिन उस सूरत में भी क्या हुआ, उस सूरत में भी लेन देन वालों ने पूरा 100% प्रिंसिपल भी वापस किया, और उन्होंने जो अपना जो भी कमिटमेंट था डबल डिजिट का रिटर्न का कमिटमेंट, वर्ड सॉरी गलत है, अगेन माय अपॉलॉजीज, अप टू जो भी इन्होंने रिटर्न बताई थी 10 to 12%, उसी के अंदर डबल डिजिट रिटर्न भी दिया इस दौरान। तो जो हम हाइपर डाइवर्सिफिकेशन बोला, तो वो हाइपर डाइवर्सिफिकेशन हर जगह दैट इज द हीरो, डाइवर्सिफिकेशन इज द हीरो। तो उसी ने हमको वहां भी कोविड में भी बचाया था। तो जहां पर हमने वी वर एबल टू जनरेट रिटर्न्स, और हम लोग एज अ हमारा मैकेनिज्म ऐसा बना है कि वो टेक्निकली एफिशिएंट है, जो हम रिटर्न्स आप लोगों को बोल रहे हैं कि इतना बना के देंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक मर्चेंट लोन्स में ये बोला कि हम लोगों के पास EDI आता है, डेली इंस्टॉलमेंट आता है, वो पैसा आता है फिर दोबारा डिप्लॉय हो जाता है। तो जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है हमारी, लास्ट ईयर 2022-23 में वी डिड अराउंड 340 ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो जब इतनी ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं और उस पैसे को हम लोग इतनी बार उसको छोटे छोटे लोन टेन्योर्स में और उसको आगे स्प्रेड आउट करते हैं, तो हम लोग टेक्निकली एफिशिएंट है इस चीज को करने के लिए। और मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूंगा जो मिस आउट हो गया, कि इसमें लेन देन क्लब में हम लोग लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड करते। हम लोग जब आपका इन्वेस्टर है, उसका हम वही पैसा हम बोलते हैं कि उसको सपोज किसी ने 1 साल के लिए डालना है, तो उसका वही पैसा आप प्लीज एडवाइस कीजिएगा जो उसको 1 साल के बाद चाहिए होगा। इसके 2 कारण हैं, हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं। पहला कारण है कि RBI मना करता है कि आप लोग अपना पैसा यूज नहीं कर सकते हो। कि हम लोग सपोज आपने मेरे को 1 लाख रुपए का पैसा दिया 1 साल के लिए, और आप 6 महीने बाद मेरे पास आ गए कि मेरे को मेरा पैसा वापस दे दो, तो क्योंकि आपका पैसा तो क्योंकि आपका पैसा तो आगे बोरोवर्स के पास गया हुआ है, तो मैं बोरोवर से तो ले नहीं सकता हूँ, तो मैं बोरोवर से तो पैसा ले नहीं सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं बाहर मार्केट से अरेंज करने की कोशिश करूंगा या अपना पैसा दे दूंगा। अपना पैसा मना किया है। फिर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है इसमें, आज जो भी लिक्विडिटी होती है वो क्या होती है, कोई नया इन्वेस्टर खड़ा हो लाइन पे, वो पैसा लगा रहा है, उसका पैसा मैं आपको दे दूंगा, बोरोवर्स में उसको दे दूंगा। अच्छी मार्केट सिचुएशन में तो इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जस्ट इन केस कोई चीज ऐसी होती है कि जहां पर कोई वॉर सिचुएशन आ गई या थोड़ा सा डाउनटर्न आया मार्केट में, जहां पर लिक्विडिटी खत्म हो गई, तो उस टाइम पे मेरा कोई नया इन्वेस्टर भी नहीं है अवेलेबल, और मैं मार्केट से भी अरेंज नहीं कर सकता हूँ, RBI मेरे को मना कर रहा है, और मैंने आपको लिक्विडिटी का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, तो आप आओगे नहीं। अगर दिया हुआ है तो मैं वो पैसा अरेंज नहीं कर पाऊंगा आपके लिए। सर यहाँ पे एक चीज जो इसको जो टर्म यूज किया जाता है एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड एंडेड प्लेटफॉर्म है और एसेट लाइबिलिटी मिसमैच नहीं होगी। जो भी बैंक्स फंसे हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस फंसी है, या इनफैक्ट जो म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे भी जो डिबैकल हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हुआ था। और जो लेन देन जो क्लोज्ड एंडेड प्लेटफॉर्म यूज करता है, वहां पे ये जो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच नहीं हो, इसी वजह से करता है, विच मेक्स इट दैट वो एक फर्दर क्वेश्चन देता है सेफ्टी का इसके अंदर। जैसे अभी उन्होंने एग्जांपल 1 साल का लोन था, 6 महीने बाद बोरोवर आ गया, तो आपको तो पैसा वापस करना है। तो इसी वजह से आपके पास अलग अलग टेन्योर के प्रोडक्ट्स हैं, 3 महीने का भी है, 1 साल का भी है, 2 साल का भी है।
आप उसमें डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या जो है आप बकेटिंग भी कर सकते हैं कि कुछ पैसा 3 महीने में डाल दिया, कुछ पैसा 1 साल में डाल दिया, ताकि आपके पास एक लिक्विडिटी की एक जो है कंटिन्यूअसली आपकी क्रिएट होती रहे। दूसरा एक और मैं चीज यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट इन वेरी वेरी लॉन्ग टर्म लोन्स, बिकॉज शुरुआत में स्पेशली फॉर पीपल जिनको हमको कॉन्फिडेंस देना है, जिनको हमको कन्विंस करना है, सो यू कैन गेट देम इन्वेस्टेड इन अ 1 ईयर प्रोडक्ट, या 10 का दम जो बहुत बढ़िया वाला प्रोडक्ट है, या फिर 15 में 15 वाला, या फिर वो 3 महीने वाला। गिव देम एन एक्सपीरियंस, मेक देम कंफर्टेबल, एंड देन every year, then we can actually, जब भी maturity आएगी फिर we can always reinvest. तो ये कॉन्टेस्ट एक बार मैं थोड़ा सा इस पे इसको हाईलाइट करता हूँ। तो जो आशीष, Yeah. Ashish, the thing, I'll just request you to please take over. There is some important work which is coming, so because of which I'll have to leave. So Yeah, sure, not a problem. Thank you everybody, आप लोग ने participate किया, and again मैं फिर कहूँगा this is a very good product for your client and for yourself, और आप अपने जितने भी questions हैं दीपक जी से जरूर पूछिए, and thank you from my end, and I look forward for your support. Thank you. थैंक यू फराज। तो अभी हम लोग ये एक बार कशिश, एक जो ये कॉन्टेस्ट है हमारा, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये हमने लास्ट क्वार्टर में भी एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया था, जिसको हमने मतलब जैन में ही पूरा ऑब्लाइज करके वो एग्जीक्यूट किया था। अभी हमने JFM के लिए ये कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है, जिसमें 2.5 लाख अगर आप इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करवाते हैं तो 20 ग्राम का गोल्ड सिल्वर कॉइन मिलेगा। 5 लाख अगर इन्वेस्ट करवाते हैं तो एक 50 ग्राम का सिल्वर कॉइन, या 1 नाइट स्टे नियर बाय जो भी लोकेशन है उसके आसपास वीकेंड गेटअवे टाइप से जो होता है, एक उसका आयोजन होगा। बाकी अगर आप 7 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करवाते हैं या 7 लाख इन्वेस्ट करवाते हैं तो 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन है, और 25 लाख पे 2 रातों का डोमेस्टिक ट्रिप है। और डोमेस्टिक ट्रिप बेसिकली अभी इस बार हम गोवा लेके गए थे अपने पार्टनर्स को। नॉर्मली हम लोग केरला, अंडमान, कश्मीर, कोई भी थोड़ी अच्छी जगह होगी वहां लेके जाएंगे। बाकी 50 लाख पे 3 रातों का बाकू का इंटरनेशनल ट्रिप है, और 1 करोड़ पे एक 3 रात का यूरोप का इंटरनेशनल ट्रिप है। और इसके जैसे कोई ये बोलता है कि मैं बाकू नहीं जाना चाहता हूँ 50 लाख पे, तो वो 2 डोमेस्टिक भी ले सकते हैं, या उनको गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करना है वो भी कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली आप देखिए, जैसे 7 लाख पे 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन है, तो नॉर्मली जैसे 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन 7,000 का है, तो एक तरीके से आपका 1% का जो इनकम है वो बढ़ जाता है। 1% से हमारा जो कॉस्टिंग है वो इसमें बढ़ रहा है। तो प्लीज इसको आप देखिएगा। और आई मीन अब लेट्स एक क्वेश्चन आंसर, कोई भी आप लोगों को डाउट है किसी भी चीज में कोई भी है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एंड प्लीज जो भी आपको कोई डाउट है। किसी का भी कोई क्वेश्चन है कॉन्टेस्ट को लेके तो आप एक बार पूछ सकते हैं। जो 10 पे 10 वाला स्कीम है वो भी कॉन्टेस्ट का पार्ट है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये 10 पे 10 वाला भी पार्ट है, 15 से 15 वाला भी इसका पार्ट है। बाकी सर प्रोडक्ट को लेके, क्रेडिट साइड को लेके कि कहाँ कोई चीज आपको मतलब ये लग रहा है कि अभी मेरे को ट्रस्ट नहीं बन रहा है, तो वो चीज भी पूछिए। कोई भी चीज है तो प्लीज डाउट्स क्लियर कीजिए। हेलो। यस सर। हेलो सर। हाँ जी, हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर ये डिपॉजिट जो करते हैं इसका कितने का इंश्योरेंस होता है, मतलब कितने, जैसे 5 लाख का उसमें होता है बैंक में, इसमें भी कोई लिमिट है? अभी सर इसी क्वेश्चन पे हमने अभी डिस्कस किया था। बेसिकली क्या होता है कि हाँ नहीं हाँ वही मैं मतलब वो उसी को मैं उसी पे बोलूंगा कि नॉर्मली क्या है सर, क्योंकि बैंक्स में भी अभी जो ये 5 लाख का लिमिट है ये अभी बढ़ा है, पहले 1 लाख होता था। और अभी जैसे हम ये देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, जो भी हमारे RBI डायरेक्टर हैं, ये जो गवर्नर हैं, ये फिनटेक्स को रेगुलेट करने का और इसको और सेफगार्ड करने का बात करें, जो भी इनका प्रेस ब्रीफिंग हुआ है उस पे, तो इन्होंने भी स्टार्ट करने के लिए एक FLDG गाइडलाइंस निकाली थी, फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गारंटी। तो ऑब्वियसली मतलब इस तरफ काम होगा, लेकिन अभी ऐसा कोई वो नहीं है
कि कोई P2P प्लेटफॉर्म कोई बोला जाए आरबीआई की तरफ से कि अगर कोई पैसा मतलब नहीं आएगा तो ये कोई इंश्योरेंस होगा किसी चीज का बोल के, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट थिंग। ऑब्वियसली सर पूरा पैसा तो बैंक भी नहीं करता है और वो भी खाली 5 लाख तक ही देता है, लेकिन इसमें नॉर्मली सर ये है, हमने आज तक अभी तक कंपनी की हिस्ट्री में 0% प्रिंसिपल लॉस हुआ है और 100% इन्वेस्टर्स को डबल डिजिट रिटर्न जो हमने कमिट किए हैं या जो हमने बोला है उनको हमने दिए हैं यहाँ पर को आके। और जो मैंने हाइपर डाइवर्सिफिकेशन की आपको बात करी थी उसके थ्रू सर उसके थ्रू हम लोग टेक्निकली जो रिटर्न्स आपको बोल रहे हैं वो हम लोग जनरेट करके देते हैं, जैसे जो मर्चेंट लोन्स में ईडीआई सिस्टम है, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं उसके हिसाब से। तो ये एक तरीके का मैकेनिज्म है सर जिसके थ्रू ये चीज है। इंश्योरेंस वाली अभी कोई ऐसा कोई नहीं है सर। कोई नहीं है। ओके सर, थैंक यू। सो सर बेसवा जी आपका कोई क्वेश्चन था, आप पूछ सकते हैं। दीपक एक और क्वेश्चन पूछना था। किसी इन्वेस्टर ने 1-1.5 साल पहले लेन देन में इन्वेस्ट किया था, अब नहीं किया हुआ कुछ मनी, तो उसको नया अकाउंट क्रिएट कराना पड़ेगा हमारे थ्रू क्योंकि उसने पहले अपना ऐप किया हुआ था सर? या फिर आप लोग वन डिजिटल के थ्रू आप किसी का भी अकाउंट अगर कहीं बाहर से भी है कहीं और से भी है आप उनको ऑनबोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वन डिजिटल में एक मल्टी ऑनबोर्डिंग का ऑप्शन है जहाँ पर आप उनको अगर फ्रेश करना चाहते हो तो आप यहाँ पर दोबारा से ऑनबोर्ड कर सकते हैं। सर मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ जी सर। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लेंडर को एसेस है कि उनका पैसा किस किस को बोरोवर को दिया गया है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखा जाता है, तो फिर लॉजिक क्या है कि ये बोरोवर नाम देख के क्या कर? सर इसमें सर बेसिकली ये वो इसलिए है कि क्योंकि वो हमारा डिस्क्रिप्शन है कि सर वो जो पैसा है वो हम लोग वो कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होती है। मैं कोशिश करता हूँ सर, आप मेरे को 1 सेकंड दीजिएगा, मैं वो आपको वो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन हम भेजते हैं ना आगे, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि वो कैसे आता है, किसी को दिखता है तो। क्योंकि क्या है सर इसमें हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसका क्रेडिट स्कोर कितना है, वो क्या काम करता है और उसने कितने का लोन लिया है, कितने परसेंटेज पे गया है। क्योंकि सर देखिए डायरेक्ट नहीं तो कई बार क्या हो सकता है कि कोई भी लेंडर डायरेक्ट उनको वो करेगा, लेकिन बोरोवर जो है, बोरोवर ऑन बिहाफ ऑफ लेंडर लेन देन क्लब के साथ एक एग्रीमेंट में है वो रीपेमेंट का। तो इसलिए क्योंकि सर मैं आपको अभी 1 सेकंड दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आता है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी? नहीं, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। आपकी शेयर नहीं है शायद स्क्रीन। अभी आई क्या? हाँ जी अब दिख रही है। हाँ तो सर जैसे आप कह रहे थे ना कि उनको किस टाइप से दिखता है, तो ये एक तरीके से उनको पूरा पोर्टफोलियो में लेंडिंग हिस्ट्री दिखती है कि आपका पैसा किस किस के पास गया है बोल के। तो ये देखिए जैसे मैंने सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी जो मेरा इन्वेस्टमेंट था उसमें किसी को गया है तो 88 रुपीज गया है सबसे ज्यादा। और ऐसे करके सर देखिए मल्टीपल लोन साइकिल्स में ये जैसे इसमें मैं 30 रोज ले लेता हूँ, तो ऐसे करके ये सर देखिए ये चला जाएगा अप टू ₹1। तो इसमें जो हम डिटेल अगर किसी को देते हैं तो सर ये देखिए इसके अंदर आप इनका ये भी देख सकते हैं कि ये इन्होंने 12,500 का लोन लिया था, इन्होंने मेरे से खाली 88.99 रुपीज लिया। तो जो मैं आपको कह रहा 3% मंथली, ये लोन आईडी है, ये इनका इनकम है, पूरा दिख जाएगा कि 43,000 का इनकम है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वेरीफाइड है। तो इसकी और उसके बाद इनका ये डॉक्यूमेंट भी दिखता है सर, जैसे ये डॉक्यूमेंट है ये भी आपको वहां पर को दिखेगा। तो आई मीन हम लोग ये सारा ट्रांसपेरेंसी लेवल दिखाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर सर इसलिए प्रोबेबली नहीं दिखाते हैं कि बिकॉज वो थोड़ा बहुत वो ब्रीच ऑफ वो ना हो जाए कि कहीं डायरेक्ट लेंडर उनसे वो टच बेस ना कर लें बोल के। सो नारातारम जी आपका क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं।
या नवीन जी आप पूछ लीजिए। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी नारायण सर। जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे 10 का दम जो कॉन्टेस्ट है, इसमें अभी कुछ टाइम पहले क्लाइंट का 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, तो जैसे अपने वन डिजिटल पोर्टल पे दिखा रहा था कि 9,994 रुपए, अबाउट 90 रुपीज लेस दिखा रहा था मैच्योरिटी में। सर ठीक है, वो और आज की डेट में वो 10,000 दिखा रहा है सर। हाँ तो सर वो डिफरेंस एक्चुअली क्यों? वो हाँ नहीं सर वो एक्चुअली क्या है वो आज ये इस चीज पे वो टेक्निकल एक वो था एरर था। आएगा उसमें 10,000 ही सर, अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा तो इस चीज पे हमने आज भी मतलब आज ही शायद आपको दोबारा से वो ठीक हो गया होगा, तो वो हाईलाइट किया गया था कि ये ऐसे हो रहा है। वो टेक्निकली कुछ क्योंकि क्या होता है कैलकुलेशन सर अलग अलग, जैसे 1 साल वाले में CAGR होती है, 10 साल वाले में सिंपल एनुअलाइज्ड कैलकुलेशन करनी थी, तो वो टेक्निकली बैकएंड पे था, वो ठीक हो चुका है सर आपके सिस्टम पे वन डिजिटल पे, वो 10,000 ही आएगा 1 लाख पे। ठीक, क्योंकि वो सर सर्टिफिकेट में डिफरेंस था ना, क्लाइंट क्वेश्चन रेज करता है उसके ऊपर। नहीं सर वो ठीक हो चुका है सिस्टम पे, वो हाईलाइट कर दिया था, ये 10,000 ही तो आना है, उस पे 10% बनेगा। नया सर्टिफिकेट में होगा, उस पर डाउनलोड कैसे कि वही चलेगा? हाँ सर उस पे आप नया करेंगे तो नए के हिसाब से आपको दिख जाएगा जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। नहीं, जो पुराने वाला है उसका नया सर्टिफिकेट आएगा कैसे? क्योंकि नहीं क्लाइंट तो सर्टिफिकेट सर वो देखिए ब्लैक एंड व्हाइट मांगता है। जो हम रिसीट देते हैं सर उस पे रिसीट पे तो रिटर्न्स नहीं लिखे होते कि कितना उनको पैसा मिलेगा, लेकिन एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जाता है उनके पास जिसमें मेंशन होता है कि एस्टिमेटेड रिटर्न्स कितने जाएंगे बोल के, तो उस पे आपको दिख जाएगा कि कितना हम उनको दे रहे हैं। पर सर जब फिक्स हम बता रहे हैं 10 का 10 या 15 का 15, तो ये तो फिक्स हो गया ना, हमने फिक्स बोल के दिया उनको। सर हाँ सर देखिए नॉर्मली ये वर्ड प्ले है क्योंकि RBI हमको मना करता है ये वर्ड्स यूज करने के लिए सर, कि फिक्स वर्ड यूज नहीं होंगे, गारंटी वर्ड यूज नहीं होंगे, कि जैसे अभी तक हमारे डिस्कशन में ये था कि RBI बहुत ही कंजर्वेटिवली और फूक के चलने वाली एंटिटी है, तो वो ये बोलता है कि आप ये चीज साइकोलॉजिकली भी वैसे मत कीजिएगा इम्पैक्ट कि आप ये तो सर हम लिखने को जो हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम FMPP बोलते हैं, इसको हम पहले फिक्स्ड मैच्योरिटी पीयर टू पीयर प्लान बोलते थे, तो RBI ने हमको बोला कि नहीं ये वर्ड आपने यूज नहीं करना है, तो हमने इसको चेंज करके फ्रैक्शनल मैच मेकिंग पीयर टू पीयर किया है। तो ये एक तरीके से वो चीज है सर, और जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमने अभी तक रिटर्न्स कमिट किए हैं, जो बोला है हम देंगे, वो अभी तक हमने 100% आगे पास ऑन किए हैं और इन्वेस्टर्स को दिए। बट जो उसका आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें तो आप रिटर्न में देते होंगे ना सर? हाँ मतलब जब आप जैसे वन डिजिटल में जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि अगर उस पर दिखेगा आपको कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कितने रिटर्न बनेगा। अगर आप 15 महीने के लिए करोगे तो उसमें दिख जाएगा एस्टिमेटेड रिटर्न्स करके 15,000 लिखा हुआ आएगा वहां पर कुछ। वो तो इलस्ट्रेशन हो गया ना, वो तो इलस्ट्रेशन टाइप सर इलस्ट्रेशन नहीं है, वो रिटर्न हम दे रहे हैं कि आप इतना इन्वेस्ट नहीं, हम करोगे तो दे रहे हैं, आपको हमें इतना पता है मिलेगा। कि हमने पास्ट में दिया है, बट एक न्यू क्लाइंट को हम जब समझाते हैं कि भैया एस्टिमेटेड लिखा हुआ है तो वो वहां कंफ्यूज क्रिएट करेगा कि एस्टिमेटेड है, मे बी लो और मे बी हाई, तो वो तो एक अप्रोक्स हो गया। लेकिन हम जब एस्टिमेटेड हटा देते हैं, हम लिखते हैं कि वी गेट द 1 लाख रुपीज एंड आफ्टर द 1 ईयर वी गिव टू, या 15 मंथ वी गिव टू 1,15,000, तो वो फिक्स हो जाता है। सर इसमें फिर वही बात मतलब वर्ड प्ले ही है, जैसे आप बोल रहे हैं कि उनको एस्टिमेटेड समझ नहीं आता है, तो यही चीज क्योंकि देखिए हम पूरा कंप्लायंस के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग भी नहीं चाहते कि RBI मतलब कोई चीज ऐसी बोले कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो या वो चीज उसको वो अभी दिख रहा है कि ठीक है अच्छा आप ऐसे काम कर सकते हो, ऐसे कीजिए ऐसे करिए, क्यों आप साइकोलॉजिकली किसी को, क्योंकि RBI तो ये भी बोलता है, क्योंकि देखिए ना सर अगर अचानक ही हम लोग पूरा एक FD या फिक्स्ड वाला बोल के करने लगेंगे तो सारा FD का पैसा यहाँ आने लग जाएगा, फिर हमको बोरोइंग साइड पे वो चीज करना पड़ेगा। तो आप देखिए FD का पैसा कितना है बैंकिंग साइड में, ये वो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज को चाह रहे हैं कि एक पूरा सिस्टम में बने, ताकि अभी से कोई चीज सारी ऐसे करके ना आ जाए कि जिसको बाद में संभालना मुश्किल हो जाए बोल के। तो इसीलिए हम भी सर अवॉइड करते हैं ये चीजों को यूज करना, नहीं तो हम पब्लिश करके बोल देते सर गारंटीड या फिक्स्ड बोल के। वो हमारा जो आपने बताया कि सेफ्टी मार्जिन अप एंड डाउन होता है, तो वो तो इसी में से ही अप डाउन होगा ना, अगर होगा तो आगे। नहीं सर वही मैं कह रहा हूँ, इसमें से नहीं होगा, वो आपका होएगा सेफ्टी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपका इंडिविजुअल एक आदमी का पैसा किसी एक आदमी को नहीं दे रहा हूँ,
मैंने आपका पैसा हाइपर डाइवर्सिफाई किया है, कम से कम आपने 1 साल के लिए दिया है तो मैंने 20 से 25,000 लोगों को दिया हुआ है। तो जो मेरा जो मेरा पैसा है वो आप इंडिविजुअल लेवल पे कैलकुलेट नहीं हो रहा है मेरे को रिटर्न, मेरे को मेरी पूरी लोन बुक के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि जो 20 से 25,000 लोगों के पास पैसा गया है उनके पास वो पैसा आप जैसे कम से कम 10,000 5,000 लोगों का पैसा गया हुआ है। तो उससे वो जो हाइपर डाइवर्सिफिकेशन वाला मॉडल जो मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें 21% का मेरे को पूरी लोन बुक पे मेरे को पैसा मिलेगा वो। तो उसके बाद मैं 4% की प्रोविजनिंग करता हूँ, फिर मैं उसके बाद उसमें 17% पे 2% का मैं प्लेटफॉर्म फी तब चार्ज करता हूँ जब मैं आपके डबल डिजिट रिटर्न बना दूंगा। तो उसके बाद मैं आपको अपना पैसा बनाता हूँ। तभी कोविड के टाइम पे जब मेरा वो मार्जिन ऑफ वो जो प्रोविजनिंग था वो क्रॉस कर गया, तो वो मेरे को हिट पड़ा था, ना कि इन्वेस्टर को। तो लेन देन क्लब ने उसको पे किया, एडजस्ट किया अपनी, मतलब पे तो नहीं, एडजस्ट किया हमारी मतलब इंटरेस्ट एडजस्ट किया, मार्जिन में अपनी इनकम में से एडजस्ट किया उन्होंने। करेक्ट। और एक क्वेश्चन हो रहा है लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये अगर हम किसी को लेंडिंग कर रहे हैं पर्सनल लोन में या डेली में, तो उसका मैक्सिमम साइज हमने बना रखा होगा? हाँ जी सर, पर्सनल लोन साइड हमने 50,000 का मैक्सिमम कैपिंग कर रखी है, और जो मर्चेंट लोन साइड है वो हमने मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपीस दिया हुआ है। लेकिन उसमें क्या है सर, ये भी ऐसा नहीं है कि वो आदमी आज हमारे पास पहली बार आया है और हमने उसको आज पहली बार में ही जो हमारा कैप्ड अमाउंट है हमने उसको वो दिया है। आरबीआई तो बोलता है आप 10 लाख तक दे सकते हो, लेकिन ये आदमी, क्योंकि हमारे सर करीब सर 83 to 84% रिपीट कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि कोई आदमी क्रेडिट यूज करता है तो एक बार उसके पास पैसा आता है वो पे करता है, फिर से क्रेडिट यूज करने लग जाता है वो। तो ऐसे करके हमारे पास रिपीट कस्टमर्स होते हैं, और हमारे पास जो भी हमारा कैप्ड अमाउंट है, जो सपोज हमने किसी को 2 लाख रुपए दिए मर्चेंट साइड पे, तो उसने कम से कम हमारे को कुछ भी नहीं तो 5 7 10 बार रीपेमेंट कर चुका होगा पीछे लोन उसने, तब जाके उसकी लिमिट यहाँ तक बनी है। ऐसे ही पर्सनल लोन में है, उसकी एलिजिबिलिटी हम उसको बोलेंगे आपकी चलो 20,000 रुपए है, 25,000 रुपए है पर्सनल लोन की, वो एक बार पे करेगा, फिर हम थोड़ी और लिमिट खोलेंगे, दोबारा पे करेगा, फिर थोड़ी और लिमिट खोलेंगे। लेकिन हमारी कैपिंग अभी इस चीज पे है, ये इंटरनल हमने कैप कर रखा है, क्योंकि सर जैसे बात हुई थी, कम टेन्योर होगा, कम छोटा पैसा होगा लोन के लिए, तो रिस्क भी उतना ही कम होता है सर। बट अभी एक एनबीएफसी की ऑडिट में हमने देखा था कि उसमें उन्होंने भी यही चीजें होती है, एनबीएफसी सेम यही मॉड्यूल है, और वो कोशिश करते हैं कि हमारा एनपी ना हो या डेप्ट में रिटर्न आ जाए तो हमारा मतलब डूबे ना। तो उसमें एरिया वाइज में एक चीज पकड़ी थी कि एक इंडिविजुअल पर्सन अपने पैन के ऊपर अगर पर्सनल लोन उठा रहा है और उसको रिटर्न मतलब सॉरी फंडिंग ज्यादा चाहिए, लेकिन आपकी कैपिंग है कि वो दे नहीं रहा, तो वो फैमिली के 4-5% का लगा के और वो फाइल ले रहा था, तो रिस्क तो इंडिविजुअली एक हमारा बढ़ ही गया ना इन्वेस्टर का। तो ये कोई हमारे पास या आपके पास लेन देन क्लब में या अदर पोर्टल पर कोई चेक पॉइंट नहीं है, हम तो पैन को कंसीडर कर रहे हैं, फैमिली को कंसीडर कर ही नहीं रहे, तो रिस्क फैक्टर तो वहां पर आ ही जाएगा ना सर। उनका आया हुआ देखिए, बिल्कुल नहीं सर, बहुत बिल्कुल ही जायज आपने बात बोली, और बिल्कुल ऐसा होता भी होगा सर, बहुत जगह ऐसा होता होगा कि उसको खुद नहीं मिला, उसने वहां से ले रखा है ऑलरेडी, तो आगे अपनी फैमिली का किसी का भी लेके वो कर लेगा। तो सर इसको काउंटर करने के लिए ही जो मैंने आपको हाइपर डाइवर्सिफिकेशन वाली वो शीट भी दिखाई थी, और जो हमारा जो ये मॉडल है, वो जब मैं बोलता हूँ कि टेक्निकली हमारा पैसा बनता है इतना जो हम बोलते हैं, वो इसीलिए है कि अगर सपोज उसने चलो सर 4 लोगों का अपनी फैमिली का उसने बोल दिया कि सब 10-10 हजार रुपए लेके दे दो, मेरे को तो 40,000 नहीं दे रहा है, तो वो क्या करेगा, अगर वो ये भी सोच के आ रहा है कि रीपेमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले जब वो आ रहा है पैसा लेने के लिए हमारे पास, तो वो हमारे सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे चारों के चारों वो होने चाहिए कि उनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री है, उनका कोई ट्रांजैक्शनल वो है, उस तरीके से। उसके बाद सर देखिए, अभी भी ऑफ लेटली आपने सुना होगा, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पता नहीं कितने 1 करोड़ 2 करोड़ को डुप्लीकेट पैन्स को डीवार किया, ये सब किया, ये सब बात है। तो सिस्टम हमारा सिस्टम सर क्लीन अप हो रहा है पूरा उस तरीके से। वो जो अगर उसने गलती से अगर 10,000 रुपए का भी लोन लेके डिफॉल्ट कर दिया उसके फैमिली वाले ने भी, मुड़ के वो सर कभी भी हमारे पूरे क्रेडिट सिस्टम में नहीं आ सकते वो। आजकल हमारा क्रेडिट स्कोर इनफैक्ट हमारे नेटवर्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आप 800 का क्रेडिट स्कोर लेके आप 10 लाख 20 लाख का कितने का भी लोन बैंक से ले सकते हैं आप। तो ये चीज मेंटेन करना बहुत मैंडेटरी हो गया है सर आजकल हमारे सिस्टम के अंदर। तो ऐसा कोई सर देखिए लूप होल, ये कोई, मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग
सर हम लोग जितना हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, हमारे सिस्टम्स होते हैं, हम ये चीजें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कोई बहुत अगर ऐसे करके आ गया और होगा तो उसके लिए हमारा वो हाइपर डाइवर्सिफिकेशन मॉडल एक फुल प्रूफ तरीका है कि जहां पर किसी एक इन्वेस्टर को हिट नहीं पड़ेगा, वो मल्टीपल लोगों को 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए पड़ेगा हिट। उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्वेस्टर को कि यार चल एक बंदा नहीं भी आया पैसा मेरे पास लेके, क्योंकि बाकियों ने तो दे दिया मेरे को। ऐसे तो सारे तो नहीं करेंगे सर। बट अभी हम सेंट्रल सिटी के ऑफिस में गए थे तो एक लेजेंड की मीटिंग में ही बताया गया था कि एक स्मॉल सिटी में हमारा ज्यादा, जैसे यूपी के 2-4 सिटी उन्होंने बताए थे, तो उसमें काफी बिजनेस हमने ग्रैब किया आया है। तो वहाँ का जो सिचुएटेड पर्सन है या वहाँ की जो छोटे हमारे व्यापारी लोग हैं, ठीक है, वो करते हैं, पहले भी कर रहे थे, अब लेन देन के साथ कर रहे हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर तो वहाँ पर भी बढ़ता ही है ना हमारे साथ। सर देखिए सर, आई मीन सर एक मिनट, मैं क्योंकि सॉरी सैलरीड क्लास को सर जो बताया गया था आपको कि जो हमारे जो बाकी जो ऑफिसेज है वहां पे इन्वेस्टर्स, ये बताया गया था कि काफी सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम प्लेसेस लाइक लखनऊ, कानपुर, अदर्स। लेकिन अगर आप देखिए जो यूसेज है, यूजेज भी बताया था सर, लैंडिंग की तो होती है ना सर, आ रहा है पैसा तो लैंडिंग तो जाएगी ना सर। नहीं, हम लोग लैंडिंग नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग लैंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो निवेशक हैं उनको हम प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं P2P में। हम लोग लैंडिंग नहीं करा रहे हैं सर। सेंट्रिसिटी इज नोवेयर इन्वॉल्व्ड इन द लैंडिंग बिजनेस ऑफ लेन देन और लिक्विड लोन्स और एनी अदर पर्सन। ओके, आई नो सेंट्रल सिटी नहीं कर रहा, लेकिन मैं लेन देन की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, अनिल सर, देखिए क्या होता है, देखिए हमने कोई डेमोग्राफिकली कोई बड़ा शहर में ही हम कोई बोरोवर आ रहा है उसको देंगे, या कोई ऐसी जगह से आ रहा है ये किया हुआ है। अगर किसी का जो हमारे सर, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू फिल्टर आउट होते हैं। अगर वो हमारे क्राइटेरिया में फिट होता है आदमी, तो ही हम उसको वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली वाला डिफॉल्ट नहीं करता है सर, कोई कानपुर वाला ही कर सकता है, और मैं कानपुर वाला नहीं करेगा तो कोई छोटे शहर वाला नहीं कर सकता वो चीज सर। वो क्योंकि देखिए डेमोग्राफिकली ऐसे जोन्स होते हैं जहां पर को ठीक है, यहाँ के आदमी लेंगे तो ये ज्यादा डिफॉल्ट करते हैं, तो वो जोन तो हमारा सिस्टम ऑलरेडी पकड़ लेता है, उनके लिए और स्ट्रिंजेंट फिल्टर्स लगाए जाते हैं। Yes, definitely. Telling about the zone criteria, एक पर्टिकुलर जोन्स एरिया है, वो नाम नहीं लेना चाहिए प्लीज प्लेटफॉर्म पे, लेकिन सबको पता है एनबीएफसी उसी एरिया में ज्यादा काम करती है जहाँ बैंक्स नहीं कर पाते लेंडिंग, और वही सबसे ज्यादा रिस्क होता है। तो मैं बस वही एक जोनल एरिया पूछ रहा था, तो क्या उसमें हम क्या चेक पॉइंट हमारी एआई या हमारा लेन देन क्लब लगा? हाँ तो सर वही है, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं, दिल्ली के अंदर मैं आपको सर 10 जोन ऐसे बता दूंगा कि दिल्ली का बंदा अगर लोन ले रहा होगा तो वहां पर को डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो मतलब उस हिसाब से आई मीन जो वो जोन के अंदर आता है, अगर वो बंदा पैसा लेने आ रहा है हमारे पास, तो उसके लिए और ज्यादा स्ट्रिंजेंट जो फिल्टर्स हैं वो लगते हैं। सपोज अगर हम नॉर्मल आदमी को बोलते हैं कि यार आपका इतने का क्रेडिट स्कोर है तो देंगे, या इतना आपकी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, या इतनी इनकम होनी चाहिए तब देंगे, वहां वाले के लिए हम और ज्यादा वो कर देंगे। तो सर ऐसा हाँ जी सर, यही था मतलब। और बताइए सर, और कोई डाउट? सर करते स्टार्ट। और प्लीज, और किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज। आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं दीपक, एंड इसके अलावा अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज अपने आरएम से पूछिए, एंड हम आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेन देन से पूछ कर देंगे। एंड आपके कोई भी अगर क्लाइंट से ऐसा क्वेश्चन आता है जिससे आपको लगता है कि नहीं जो हमने बोला है उस पर कुछ प्रूव नहीं हो रहा है, तो आप हमें बताइए, हम उसका उनको भी आंसर करके देंगे। लेन देन से आपका P2P बिल्कुल एक सेफ मैकेनिज्म है। हम ये मीटिंग्स इसलिए बार बार करते हैं ताकि आप लोगों को पूरा बता सके कि इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बहुत अच्छी चीज है लोगों का रिटर्न बनाने के लिए। सो इसके साथ आई थिंक हम लोग ये सेशन क्लोज करेंगे। सो थैंक यू सो मच दीपक इस सेशन के लिए, काफी अच्छा और इंटरेक्टिव सेशन था। इस बार हम लोग पूरा 2 घंटे का सेशन करके गए हैं, मतलब काफी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है, काफी इंटरेस्ट रहा है, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। एंड आई थिंक अच्छे क्वेश्चंस का मतलब यही है कि ये प्रोडक्ट अब आपका ज्यादा यहाँ से मूव होना स्टार्ट होगा। सबके क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। सो ये मीटिंग ज्वाइन करने के लिए सेंट्रल सिटी की तरफ से आप सबको
Thank you. And Deepak, thank you so much. If any last words. थैंक यू लेनदेन क्लब की तरफ से। और सर कॉन्टेस्ट जो है प्लीज उसको भी देखिएगा। और आई मीन हमारे हर लोकेशन में आपके सपोर्ट के लिए आपके वन डिजिटल वाले आरएम्स हैं। आप उनके थ्रू अगर बोलते हैं कि हमको लेनदेन वालों से बात करनी है, उनके थ्रू आपको कोई डाउट है, आप उनको बताइए सेंट्रिसिटी के आरएम्स को, वो आपके पास रीच आउट करेंगे। कोई भी डाउट है, आपको प्रोडक्ट क्लियरिफिकेशन और चाहिए, उसका टेक्निकल एस्पेक्ट और पूछना है, तो हम लोग हैं सर। सेंट्रिसिटी के थ्रू हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। बाकी वी लुक फॉरवर्ड फॉर एलोकेशन सर आपकी तरफ से। और जहां कभी भी आपको कोई डाउट आ रहा है सर, आप एडवाइस करना स्टार्ट कीजिए, आपको धीरे धीरे और ज्यादा क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि ठीक है ये चीज और कैसे क्लियर होगी, और आपके एंड पे वो चीज और ज्यादा प्रोडक्ट वाइज आप ज्यादा कन्विंस होंगे इस चीज को लेके। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू दीपक, थैंक यू। Thank you everyone. थैंक यू सर।